आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज रविवार दिनांक 15 सितंबर 2019 यूट्यूब और फेसबुक लाइव। आज का अपना विषय है स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला। मित्रों, आप में से कई लोगों ने बार बार पूछा है कि ये कार्यशाला कब होने वाली है, ये वर्कशॉप कब होने वाला है। ये वर्कशॉप दिनांक 6 जनवरी से 9 जनवरी 2020 को SM जोशी सभागृह पूना में होने वाला है। ये कार्यशाला का समय जो रहेगा, पहले 2 दिन 6 से 10 शाम को और दूसरे 2 दिन शाम को 5 से 10 बजे तक रहेगा, यानी टोटल 18 घंटे की ये वर्कशॉप होगी। और दोपहर को भी 3 दिन, यानी सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे दोपहर को भी कुछ सेशंस होंगे। 6.5 साल बाद ये पहली कार्यशाला हो रही है। आज के विषय के व्याख्यान में हम देखने वाले हैं, क्या सम्मोहन वशीकरण विद्या है? क्या हम हमारा व्यक्तित्व बदल सकते हैं? वाल्या का वाल्मीकि हो सकता है? ये कार्यशाला का क्या उपयोग होता है? हम हमारा नसीब बदल पाएंगे? इन सवालों का जवाब आज के व्याख्यान में हम ढूंढने वाले हैं। अभी जब हम ये वर्कशॉप लेते पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के एरियाज़ में, तो हमेशा पहले वर्कशॉप के पहले एक व्याख्यान रखते थे। ये फ्री व्याख्यान होता था। वही फ्री व्याख्यान आज है, ऐसा आप मानकर चलिए। ये फ्री व्याख्यान के लिए लोग बड़े पैमाने पर आते थे। कई बार हजारों लोग आते थे, कई बार सैकड़ों लोग आते थे। और मैं हमेशा उनके सामने एक छोटा सा प्रयोग करता था। हमारा मन किस ढंग से सजेशन स्वीकारता है, ये बताने वाला एक छोटा सा ये प्रयोग है। इसको कहते हैं हैंड्स टुगेदर सजेशन। अब इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप सब लोग ऐसी एक जगह चुनिए जहां आप आराम से बैठ सकोगे। कुर्सी पर बैठ सकोगे, सोफा पर बैठ सकोगे। अपनी पीठ टिक कर जहां पर आराम से आप बैठ सकते हो, ऐसी जगह पकड़ लीजिए। एक बार आप जगह पर बैठे, कुर्सी पर, सोफे पर आराम से बैठे, कि मैक्सिमम रिलैक्स बैठो। रिलैक्स बैठने के बाद में अपने दोनों हाथ इस ढंग से करो। अब मेरे हाथ बहुत बड़े दिखेंगे आपको। ये दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रखो। दोनों हाथों में 1 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच से 12 इंच तक का अंतर चाहिए। ये दोनों हाथ इस ढंग से रखने के बाद में आपके हाथ एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, खिसक रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। जैसे ही दोनों हाथों का स्पर्श होता है तो ये दोनों हाथ अपने जांघों पर रखो और रिलैक्स अवस्था में बैठ जाओ। ये प्रक्रिया हमको करनी है। अब इसमें मैंने आपके सामने हाथ ऐसे रखे और बाद में धीरे धीरे अपने हाथ खिसकाकर एक दूसरे के साथ में मैंने जोड़ दिए। यही प्रक्रिया होनी है, लेकिन यहां मैंने जानबूझकर किया है। अभी आपको जानबूझकर नहीं करना है। जो भी होगा वो अपने आप होगा, ये मानकर चलिए। अगर आपके हाथ खिसकते हैं, हिलते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उनको रोकिए मत। जो होता है वो अपने आप होने दीजिए। इसी को कहते हैं हैंड्स टुगेदर सजेशन। ये प्योर सजेशन है। अभी आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स अवस्था में बैठना है, ऐसी जगह पकड़ लो। कुर्सी पर बैठो, सोफे पर बैठो, या फिर जो भी आपके पास जगह है बैठने के लिए, पीठ टिके ऐसी जगह पर आराम से बैठ जाओ। अभी आपको देखना नहीं है, केवल सुनना है। वीडियो शुरू रहेगा, लेकिन आपको केवल सुनना है, देखना नहीं है। और सुनने के साथ में आपको ये चीज अमल में लानी है जो मैं कह रहा हूं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों हाथ ऐसे रखने हैं। दोनों हाथों में 1 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए। फिर मैं आपको कहने वाला हूं कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे के नज़दीक खिसक रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं।
दोनों हाथ एक दूसरे को स्पर्श करते ही हमने दोनों हाथ अपने जांघों पर रखना है रिलैक्स अवस्था में और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। अब ये प्रक्रिया मैं सबके लिए कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ जल्दी नजदीक आते हैं, फिर भी मेरे सजेशन शुरू रहते हैं, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में स्पर्श कर गए कि उसके बाद में उनको जांघों पर रखिए, फिर दोबारा नहीं करना है और उसी अवस्था में आराम से आंखें मूंदकर रिलैक्स अवस्था में रहिए। बाकी की बातें सुनते रहिए लेकिन अमल में मत लाइए। जब तक मैं आपको कहूंगा नहीं कि आंखें खोले तब तक आपको आंख खोलनी नहीं है। नाउ रेडी। अभी आप अपने बैठने की जगह पकड़ लीजिए। ये सिंपल सजेशन है, ये सम्मोहन वगैरह कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सजेशन है। आप रिलैक्स अवस्था पकड़ लीजिए, यानी कोई कुर्सी कोई सोफा जहां बैठ सके बैठ जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। नाउ रेडी। आप बैठे ऐसा मैं मानता हूं। दोनों हाथ सीधे कीजिए और ये दोनों हाथ सीधे करने के बाद में इसमें 1 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, ये देखिए 9 इंच से ज़्यादा 12 इंच का अंतर चाहिए। और ऐसे हाथ करने के बाद में इसमें डिस्टेंस देख लीजिए आप और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी आपको वीडियो देखना नहीं है, केवल सुनना है। नाउ रेडी। रिलैक्स अवस्था में बैठो। आपके दोनों हाथ सीधे रखो, कंधे की कतार में रखो। डिस्टेंस 1 फीट से ज़्यादा नहीं चाहिए। आंखें आपकी पूरी तरह बंद है। अब मित्रों पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पर केंद्रित करो। दिमाग में मन में एक ही विचार करो, मैं कहता हूं वही विचार करो। मैं कहता हूं वही विचार करो, केवल मैं कहता हूं वही विचार करो। वही बात मन में दोहराओ। तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, यही विचार करो। दोनों हाथ एक दूसरों की ओर खिसक रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने के नज़दीक आ रहे हैं, स्पर्श होने तक नज़दीक आ रहे हैं। दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। आपकी आंखें बंद है। विजुअलाइज करो, बंद आंखों में कल्पना करो कि आपके दोनों हाथ एक दूसरों की ओर नज़दीक खिसक रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने तक खिसक रहे हैं और नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक आ रहे हैं। स्पर्श होते ही दोनों हाथ जांघों पर रखो और उसी अवस्था में रिलैक्स अवस्था में बैठो। और नज़दीक आ रहे हैं, बहुत नज़दीक आ गए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने तक नज़दीक आ रहे हैं। स्पर्श होते ही दोनों हाथ अपनी जांघों पर रखो और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ। आपके दोनों हाथों में विरुद्ध चुंबक निर्माण हो रहा है, मैग्नेटिज्म निर्माण हो रहा है। दाएं हाथ में नेगेटिव चुंबक, बाएं हाथ में पॉजिटिव चुंबक। पॉजिटिव नेगेटिव चुंबक एक दूसरे की ओर जोरों से खिंचाव महसूस करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं। आपके दोनों हाथ एक दूसरे के नज़दीक खिसक रहे हैं, एक दूसरे की ओर जोरों से खींचे चले जा रहे हैं, स्पर्श करने तक नज़दीक आ रहे हैं, बहुत नज़दीक आए हैं। हाथों में बहुत खिंचाव हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने तक खींचे चले जा रहे हैं। स्पर्श होते ही दोनों हाथ अपनी जांघों पर रखो और पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था में बैठ जाओ। आपके दोनों हाथ बहुत नज़दीक आए हैं, केवल 6 इंच का अंतर बचा है और नज़दीक आ रहे हैं। बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हो, एक दूसरे को दोनों हाथ खींच रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने तक नज़दीक आ रहे हैं। अब केवल 4 इंच का अंतर बचा है और नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक, केवल 2 इंच का अंतर बचा है, एकदम से नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने तक नज़दीक आ रहे हैं। स्पर्श हो रहा है, दोनों हाथों का एक दूसरों को स्पर्श हो रहा है। दोनों हाथ अपनी जांघों पर रखिए और पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था में बैठ जाइए। अभी आप धीरे से आँख खोलिए, अपने दोनों हाथों की ओर देखिए
और फिर से अपने जांघों पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, तेजी से रिलैक्स हो रहा है। आपके पांव रिलैक्स, अंगूठे, उंगलियां रिलैक्स, तलुए रिलैक्स, दोनों टांगे रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, जांघें रिलैक्स, कमर रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ और रीढ़ की हड्डी रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, जबड़ा रिलैक्स, गाल रिलैक्स, कान रिलैक्स, नाक रिलैक्स, आंखें पलकें रिलैक्स, भवई रिलैक्स, माथा रिलैक्स, आपका पूरा सिर ब्रेन रिलैक्स, दाया सिर रिलैक्स, बाया सिर रिलैक्स, पूरा सिर रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स हो गया। आप बहुत रिलैक्स 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 महसूस कर रहे हो। आपके हाथों से सारा तनाव निकल गया है। आप बहुत ही शांत शांत, आनंदित आनंदित, फ्रेश फ्रेश महसूस कर रहे हो। बहुत आनंदित, शांत, फ्रेश महसूस कर रहे हो। अभी धीरे धीरे आप आँख खोलने जा रहे हो और जाग रहे हो। 101 शांत, आनंदित, फ्रेश महसूस कर रहे हो। 102 103 आंखें खोलिए। शांत शांत, आनंदित महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे आंखें खोलिए, पूरी तरह से जाग जाइए। आप बहुत ही शांत, आनंदित महसूस कर रहे हो। तो मित्रों, अभी आप जाग गए हो। मैंने आपको कहा था कि ऐसे हाथ रखिए, और बाद में आप मन ही मन अपने आप को सजेशन दे रहे थे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसी पर आपने पूरी तरह से अपने आप को अगर एकाग्र किया होगा और वही वाक्य मन ही मन रिपीट किए होंगे, तो आपके ध्यान में आया होगा कि आप दोनों हाथ खिसका नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ अपने आप एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। जिन लोगों के हाथ बहुत जल्दी नजदीक गए, वे लोग बहुत हाईली सजेस्टिबल है। मैंने चुंबक कहने के बाद में जिन लोगों के हाथ एक दूसरे के साथ में स्पर्श कर गए, वे लोग मीडियम प्रकार के सजेशन स्वीकारने वाले व्यक्ति हैं। और जब मैंने आपको आंखें खोलकर देखने के लिए कहा था, तब जिनके हाथ नजदीक नहीं आए, एक दूसरे के साथ में स्पर्श नहीं किया, लेकिन पहले से उनकी जगह बदल गई, या तो नजदीक आए या फिर दूर गए, दो में से एक हुआ होगा, तो इसका मतलब ऐसा है कि उन्होंने भी सजेशन स्वीकारा है। थोड़ा सजेशन स्वीकारने के लिए उनको समय लगता है। शायद आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में ये पहली बार महसूस किया होगा कि हम हाथ को खिसका नहीं रहे, हिला नहीं रहे, केवल मन से बात कर रहे हैं, ब्रेन से बात कर रहे हैं, और हाथ अपने आप हिल रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ये प्योर सजेशन की एक मेथड है। अब मित्रों, जिन लोगों ने ये कर देखा, ठीक ढंग से कर नहीं पाए, बाद में ये रिकॉर्डेड है ही, आप बाद में भी ये प्रयोग कर सकते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट कर सकते हो। मैं इतना जानता हूं क्योंकि आज तक लाखों लोगों के साथ में ये प्रयोग मैंने किया है। मुझसे आकर लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि अपने आप ऐसा कुछ तो भी हमारे शरीर के साथ हो सकता है, और वो भी इतने इजीली हो सकता है।
तो आप भी ये महसूस करोगे, बड़े पैमाने पर महसूस कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने अभी जो सजेशन आपको दिए थे वो ठीक ढंग से अगर आप स्वीकार नहीं पाए हो तो बाद में ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में ये सभी रिकॉर्डेड आपके पास उपलब्ध रहेगा, यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। उसका उपयोग कर कर ये सजेशन फिर से आप ट्राई कर सकते हो। ये केवल आप कैसे सजेस्टेबल हो ये जानने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है, इससे और कोई ज़्यादा नहीं है, इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब मित्रों समझो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ बिल्कुल नहीं हिले, ना नज़दीक आए ना दूर गए, ना एक दूसरे को उन्होंने स्पर्श किया, तो क्या ये लोग सजेशन नहीं स्वीकारते? इस दुनिया में ऐसा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है कि जो सजेशन नहीं स्वीकारता है। कुछ लोग सजेशन बहुत फास्ट स्वीकारते हैं, कुछ थोड़ा धीमी गति से स्वीकारते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो गति से सजेशन स्वीकारते हैं, और कुछ लोग और ज़्यादा समय लेते हैं लेकिन सजेशन स्वीकारते हैं। जिसको भाषा समझती है ऐसा हर नॉर्मल व्यक्ति सजेशन को स्वीकारता ही है, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। और इसलिए हर एक को ये प्रोग्राम का, जिसको हम कार्यशाला कहते हैं, वर्कशॉप कहते हैं, उसका उपयोग होता है। अब मित्रों आज के व्याख्यान में मैं क्या विषय लेने वाला हूं? मैं दो विषय आपके सामने लेने वाला हूं, एक सम्मोहन और दूसरा व्यक्तित्व विकास। और ये दोनों विषय हम कार्यशाला में सही मायने में आत्मसात करते हैं, सीखते हैं, बाद में प्रैक्टिस करते हैं, और सम्मोहन का उपयोग कर कर हम सही मायने में हमारे व्यक्तित्व में बदलाव करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सम्मोहन से। हालांकि सम्मोहन इस विषय पर करीबन 5 व्याख्यान ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, लेकिन आप जो अभी सुन रहे हो, मुझे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि शायद आपने ये व्याख्यान सुने हो, नहीं सुने हो, नए लोग हैं उनको भी पूरी बात समझे, इसलिए मैं शॉर्ट में ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर ये जो 5 व्याख्यान श्याम मानव चैनल पर अपलोडेड है सम्मोहन इस विषय पर, वे अवश्य आप सुनिए। सम्मोहन के बारे में काफ़ी गलतफहमियां है, महाराष्ट्र में भी थी, पूरे देश में है। कुछ तो भी खिलाकर किसी को वश किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। इतना ही नहीं तो मोहिनी विद्या, वशीकरण विद्या, सम्मोहन विद्या, ऐसी कुछ विद्याएं होती है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसकी इच्छा के विरुद्ध भी वश किया जा सकता है, ये मान्यता है। ऐसी कई किताबें मार्केट में मिलती है। वशीकरण विद्या, मोहिनी विद्या वगैरह नाम से ये किताबें इजीली उपलब्ध होती है, और हम में से कई लोग इसके बलि चढ़ते हैं। हम उनको पढ़ते हैं, अमल में लाने की कोशिश करते हैं, एक नई दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। ये अंधविश्वास की दुनिया है। मोहिनी विद्या साधना और सिद्धि नाम के एक किताब में का एक टोटका मैं आपको बताऊंगा। उसमें कहा गया है कि अगर किसी लड़की को आपको वश करना है, आप उसको बहुत चाहते हो, तो आपको एक सफेद कौवा पकड़ना पड़ेगा। ये सफेद कौवे का दिल आपको निकालना पड़ेगा। ये दिल निकालने के बाद में उस दिल को अपने हाथ में पकड़िए। जिस लड़की को आपको वश करना है उस लड़की की प्रतिमा अपने सामने लाइए, कौवे का जो दिल है उसको दबाइए और कहिए कि तुम मुझे चाहती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो, मेरा प्रेम स्वीकारती हो। और फिर वो दिल पर आपने जो दबाव रखा है वो दबाव को थोड़ा ढीला कर दीजिए। इसी ढंग से ये सजेशन बार बार रिपीट कीजिए। धीरे धीरे उस लड़की का इस दिल के साथ, सफ़ेद कौवे के दिल के साथ में ट्यूनिंग हो जाएगा और वो लड़की सही माने में आपसे प्यार करने लग जाएगी। फिर एक दिन आप उस लड़की के सामने जाइए। लड़की के सामने जाने के बाद में आप उसको दिखे ऐसे ढंग से खड़े रहिए, वही कौवे का दिल दबाइए, सेम वाक्य रिपीट कीजिए कि आप मुझसे प्रेम करती हो, मेरा प्रेम स्वीकारती हो। उसे तुरंत पता चलता है कि जिसके साथ में कुछ दिनों से वो प्रेम कर रही वो आप ही हो और वो आपको वश हो जाती है। अब ये प्रयोग सही है क्या?
ऐसा किया तो क्या होगा? अगर आप छोटे गांव के हैं और ऐसा प्रयोग आपने किया तो लड़की के रिश्तेदार आकर आपको इतना मारेंगे कि पूछो मत। बड़े शहर के हो तो शायद लड़की ध्यान न देकर आगे निकल जाए, लेकिन ऐसी कोई भी लड़की या कोई भी व्यक्ति इस ढंग से वश नहीं हो सकता है। ये सभी मोहिनी विद्या, वशीकरण विद्या सब झूठे प्रकार है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसमें कई टोटके दिए हैं लेकिन वे सब बेकाम हैं, आपका समय बर्बाद करने वाले हैं, आपकी मानसिकता का नुकसान करने वाले हैं। इस दुनिया में दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उसको वश करना किसी भी प्रकार से असंभव है। और एक बात है कि ऐसा माना जाता है कि सम्मोहन में आंखों में आंखें डालकर सम्मोहित किया जाता है। 1990 के आखिरी में 91 में मैं मुंबई में रहने के लिए आया। शुरुआत में नाला सोपारा, मुंबई के बाहर है, विरार एरिया है, नाला सोपारा में एक घर लेकर वहां रहने लग गया मैं भाड़े से। स्वाभाविक वही की बैंक का मैं सदस्य बना। ये कोऑपरेटिव बैंक में मैं दूसरी बार गया तब मैंने देखा एक बड़ा बोर्ड लगा है, बी अवेयर ऑफ द हिप्नोटिस्ट। मेरी उत्सुकता जागी, मैं मैनेजर साहब से मिलने गया। अब मैनेजर साहब मुझे नाम से तो जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कैशियर के आंखों में आंखें डालकर किसी ने बहुत पैसे ले गया है और इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया है। तो मैंने उनसे कहा तो ये बोर्ड आपने कैशियर के आगे लगाना चाहिए ताकि कैशियर उसको बार बार देखे कि बिहेवियर ऑफ द हिप्नोटिस्ट, कोई मेरे आंखों में आंखें डालकर ऐसा इस ढंग से कैश न ले जाए। वो बोले क्यों ऐसी बात आप कर रहे हो? मैंने कहा आप तो मुझे जानते हो मैं किस फील्ड में काम करता हूं, अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करता हूं और सम्मोहन ये विषय मैं लोगों को सिखाता हूं। आज तक करीबन 5000 लोगों पर मैंने सम्मोहन के प्रयोग किए और उससे कई ज्यादा लोगों को सिखाया भी है। तब मैंने वर्कशॉप शुरू करने थे, व्यावसायिक ढंग से वर्कशॉप शुरू करने थे। और मैं आपको कहता हूं कि इस ढंग से अगर कुछ करना संभव होता तो मेरा पूरा का पूरा संगठन इस ढंग से क्यों काम करता कि हम 10-10, 15-15 रुपए लोगों से लेकर इकट्ठा कर ये काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान होता, मैं तो एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट हूं। मैं जाता, किसी के भी आंखों में आंखें डालता, उससे पैसे लेता और बड़े पैमाने पर मेरा संगठन चलाता। ये ऐसा संभव नहीं है। आंखों में आंखें डालकर किसी को भी सम्मोहित नहीं किया जा सकता है, उसके पैसे हड़पने नहीं जा सकते हैं। या फिर कोई कैशियर हो और आपने 5000 रुपये लेने हैं, उसके बजाय वो 5 लाख रुपए आपको दे दे, ये संभव नहीं है। ये केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं होती है। अब मेरी बात तो ऐसी है कि मैं केवल कह नहीं सकता हूं, मुझे हमेशा अपनी बात बार बार सिद्ध करनी पड़ती है। ये आंखों में आंखें डालकर सम्मोहित कर कर लूटा गया, ऐसी कई केसेस पुलिस की ओर से मेरे पास आए। हर केस के वक्त मैं उसका हल निकाल पाया। एक केस तो डीसीपी लेवल के एक अधिकारी के बहुत नजदीक रिश्तेदार के थे, जो ऑलरेडी मैंने ये 5 व्याख्यान अपलोडेड किए हैं यूट्यूब चैनल पर, उसमें विस्तार से मैंने कही है, इसलिए मैं वहां अभी इसको रिपीट नहीं करूंगा। इसके बावजूद मैं हर बार सिद्ध कर पाया हूं कि इसमें कोई भी सम्मोहन का हिस्सा नहीं है। आम तरीके से जैसे लोगों को लूटा जाता है, ठगाया जाता है, उस ढंग से ठगा जाता है और हम गधे जैसे ठगे गए ये कहना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए फिर हम बहाना बनाते हैं कि कोई तो भी आया, मेरे आंखों में आंखें डाले, क्या हुआ मुझे समझा नहीं और बाद में निकल गया, तब मुझे पता चला, तब तक मैं लूट चुका था। इस ढंग से ये बातें कही जाती है, हमेशा ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि मोहिनी विद्या, वशीकरण विद्या, सम्मोहन, ये शब्द एक ही अर्थ से कई बार उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन ना ही कोई किसी को वश कर सकता है, मोहिनी डाल सकता है, और ना ही कोई किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित कर सकता है। मित्रों, ये जो गलतफहमी है सम्मोहन के बारे में पूरे दुनिया में थी
और उन दिनों में यूरोप में बड़े पैमाने पर सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम्स होते थे। सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम्स में जिस ढंग से बातें होती है उसके कारण कई लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। डॉक्टर जेम्स ब्रेड नाम के एक डॉक्टर, जो सम्मोहन का उपयोग बहुत अच्छे काम के लिए कर रहे थे, अपने मेडिकल साइंस के साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहली बात इस प्रक्रिया को हिप्नोसिस ऐसा कहा। हिप्नोस नाम की ग्रीक देवता होती है नींद की, उनको पहले लगा कि ये नींद जैसी अवस्था है, इसलिए उन्होंने इस अवस्था को हिप्नोसिस ऐसा कहा। आगे चलकर ये हिप्नोसिस शब्द इतना रूढ़ हुआ कि वे कहने लग गए कि नहीं, ये अवस्था अलग है, लेकिन फिर भी यही शब्द पूरे दुनिया में कायम रहा और आज भी इस शब्द का पूरे दुनिया में उपयोग होता है। उन्होंने एक लंबा रिसर्च कर 3 बातें सिद्ध की। पहली बात उन्होंने सिद्ध की कि इस दुनिया में किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित नहीं किया जा सकता है। अभी आप YouTube पर कुछ वीडियोस देखोगे, दूसरे को पता चले बगैर कैसे सम्मोहित किया जाए, सब झूठे हैं। मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि मैं व्यक्ति देता हूं, उनको आप सम्मोहित कर बताइए और चाहे तो 25 लाख रुपए का प्राइज ले जाइए। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर आप सम्मोहित नहीं कर सकते हो। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा हिप्नोटिस्ट हो, उसको सम्मोहित नहीं कर सकता। ये जेम्स ब्रेड में 19वीं शताब्दी में ऑलरेडी सिद्ध किया है। दूसरी बात उसने कही कि जब आदमी डीप ट्रांस में जाता है, इस अवस्था में करीबन जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनमें से 35% से 25% लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं। इन लोगों पर अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। इनको 5 इंद्रियों के हेलुसिनेशंस होते हैं। इनको कहा गया कि वहाँ माधुरी दीक्षित आई है तो माधुरी दीक्षित दिखती है, करीना कपूर आई है तो करीना कपूर दिखती है, करीना कपूर से वो बात करते हैं, उसकी आवाज़ उनको सुनाई देती है। करीना कपूर ने अगर उनके हाथ में हाथ मिलाया, शेक हैंड किया तो उसका स्पर्श महसूस करते हैं। करीना कपूर ने कुछ खाने को दिया, चॉकलेट दिया तो इनको चॉकलेट खाया है महसूस होता है। 5 इंद्रियों के हेलुसिनेशंस होते हैं। और भी कई बातें होती है जो विस्तार से मैंने ये सीरीज़ में, सम्मोहन की सीरीज़ में ऑलरेडी कही है। इसलिए ऐसा माना जाता था कि कम से कम जो लोग डीप ट्रांस में जाते हैं उनके बारे में कुछ भी होता है, उनको कोई भी सूचना दी जा सकती है और उस ढंग से वो बर्ताव करते हैं। क्योंकि किसी ने किसी को कहा कि तुम कुत्ता हो तो कुत्ते जैसा भौंकने लगता है, तुम लड़की हो तो लड़का होकर लड़की जैसा बर्ताव करने लगता है। तो नेचुरली हमको लगता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने यह सिद्ध किया कि हर सूचना वो अमल में लाएंगे, लेकिन उनके जान को धोखा हो ऐसी कोई भी सूचना वो अमल में नहीं लाएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को कहा गया, आपने एक चक्कू लिया और ये चक्कू उसके हाथ में दे दिया और उसको कहा कि ये चक्कू लोहे का नहीं है, कागज का है। तो डीप ट्रांस में जो व्यक्ति होगा उसको वो चक्कू लोहे का नहीं, कागज का दिखेगा। आपने पूछा कागज का चक्कू अगर खोप दे तो क्या होगा, तो बोलेगा कागज का चक्कू है, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप उसको कहोगे कि अपने पेट में खोप लो, तो वो व्यक्ति किसी भी हालत में अपने पेट पे या पेट में जोरों से वो चक्कू को नहीं खोपेगा, क्योंकि कहीं तो भी उसके अंतर्मन को मालूम है कि ये चक्कू है। बचपन से वो जानता है ये लोहे का चक्कू अगर मेरे शरीर में गया तो मैं मर सकता हूं, इसलिए वो किसी भी हालत में अपने आप को चक्कू खोप नहीं लेगा। जागरूक हो जाएगा, सम्मोहन के बाहर आ जाएगा या फिर कोई भी बहाना बनाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। बाकी आपकी सभी सूचनाएं अमल में लाएगा, लेकिन ये सूचना अमल में नहीं लाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान को धोखा पैदा नहीं होने देता है सम्मोहन की अवस्था में भी। तीसरी बात उन्होंने सिद्ध की कि कोई भी व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में भी उसके जो नैतिक मूल्य है, मॉरल वैल्यूज है, उसके खिलाफ बर्ताव नहीं करता है। यानी बहुत बड़ी मान्यता है कि स्त्रियों को सम्मोहन में डाल दो और उनके शरीर का भोग ले लो। ये कपोल कल्पित कल्पना है, उल्टी बात है। जागरूक अवस्था में किसी स्त्री को पटाया जा सकता है,
लेकिन सम्मोहित अवस्था में उसकी मॉरलिटी इतनी जागरूक होती है कि आपने थोड़ी भी कोशिश की और वो स्त्री को ये मान्य नहीं है तो वो तीव्रता से आपका विरोध करेगी, उस अवस्था से बाहर आ जाएगी। ये तीनों बातें जब जेम्स ब्रेड ने कई संशोधन कर कर सिद्ध किए तो उसके बाद में पूरे दुनिया में, डॉक्टरी जगत में इसके बारे में अलग से विचार होने लग गया और डॉक्टरी जगत में, मेडिकल साइंस के जगत में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लग गया। किन चीजों के लिए उपयोग होने लग गया? उन दिनों में इथर या फिर क्लोरोफॉर्म जैसे कोई दवाइयां उपलब्ध नहीं थी कि जिसके जरिए आप एनेस्थेशिया क्रिएट कर सके, और ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए एनेस्थेशिया बहुत आवश्यक है। उन दिनों में जागरूक अवस्था में ही लोगों के ऑपरेशंस किए जाते थे। सम्मोहन के जरिए एनेस्थेशिया क्रिएट करना पॉसिबल है, इसका उपयोग होने लग गया और ऑपरेशंस होने लग गए। तब भारत में एक जेम्स इसाडेल नाम का स्कॉटिश सर्जन था। उसका कलकत्ता में कलकत्ता मेस्मेरिक हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल था। वहां पर करीबन 300 ऑपरेशंस उसने सम्मोहन में लोगों को डालकर किए हैं। इसके प्रमाण उपलब्ध है। बाकी भी कई ऐसे प्रमाण उपलब्ध है। 400 के ऊपर इस ढंग के ऑपरेशंस उन दिनों में हो चुके हैं। फिर क्लोरोफॉर्म का शोध लगा, ईथर का शोध लगा, और फिर सम्मोहन जैसी टीडीएस प्रक्रिया उपयोग में लाओ। उसके बजाय अलग अलग बाद में एनेस्थेटिक ड्रग्स मिलते गए और सम्मोहन का उपयोग उस दिशा में नहीं रहा। फिर भी डेंटिस्ट इसका उपयोग करते रहे, इसलिए डेंटिस्ट्री के साथ में काफ़ी समय तक सम्मोहन चलता रहा। लेकिन साधारणतः 1950 के आसपास जब हमारा मेडिकल साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका था, सर्जरी के क्षेत्र में हमने काफ़ी अच्छा विकास किया था, उन दिनों हमारे ध्यान में आया कि हमारी जो बीमारियां होती है उसमें करीबन 55% बीमारियों के पीछे साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है। बीमारियां 3 प्रकार की होती है। एक फिजिकल बीमारी, दूसरी साइकोसोमैटिक बीमारी, मनोकायिक बीमारी। ये जो मनोकायिक बीमारी होती है वो बीमारी शरीर पर दिखती है लेकिन उसके पीछे के कारण साइकोलॉजिकल होते हैं। और तीसरी साइकोलॉजिकल बीमारियां। साइकोसोमैटिक बीमारियां और साइकोलॉजिकल बीमारियां, जिसको न्यूरोसिस की बीमारियां कहा जाता है, ये दोनों बीमारियों में साइकोलॉजी का हिस्सा बड़े पैमाने पर होता है और ये प्रमाण टोटल बीमारियों में करीबन 55% है। ये ध्यान में आने के बाद में पूरे दुनिया में अलग अलग साइकोलॉजिकल थेरेपीज का उपयोग बीमारियां दूर करने के लिए किया गया, करना शुरू हुआ। उसमें ध्यान में आया कि सम्मोहन प्रक्रिया बहुत इफेक्टिवली उसके लिए मदद करती है और इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने इस थेरेपी को मान्यता दी। बाद में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको मान्यता दी और उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह थेरेपी को मान्यता दी। मित्रों, आज ये थेरेपी पूरे दुनिया में मेडिकल साइंस के साथ में सिखाई जाती है। इंग्लैंड जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, कई यूरोपियन कंट्रीज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ भी ये सिखाई जाती है। कई देशों में ये नियम है कि जब तक आप साइकोलॉजी में विशिष्ट डिग्री नहीं प्राप्त करते तब तक आपको सम्मोहन सीखने का अधिकार नहीं। कई देशों में नियम है कि आप जब तक एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त नहीं करते, यानी डॉक्टर की समकक्ष जो डिग्री है एमबीबीएस की भारत की, उस समकक्ष जो डिग्री होगी वहाँ पर, वो आप प्राप्त नहीं करते, तब तक आपको सम्मोहन सीखने का और उसके उपचार करने का या फिर उसके ट्रीटमेंट करने का अधिकार नहीं होता है। हमारे देश में ये विषय साइंटिफिक विषय कर कर किसी भी मेडिकल साइंस के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके कोई नियम नहीं है। इसलिए मुझे ये विषय किताबों के जरिए सीखना पड़ा। मेरे कुछ मित्रों की जो इस विषय के अच्छे तज्ञ हैं उनकी मदद लेनी पड़ी किताबों के लिए, और किताबों के जरिए सीख सीख कर, प्रैक्टिस कर कर मैं इस विषय में इसकी जानकारी हासिल कर कर लोगों को सिखाने लग गया। क्योंकि अपने यहाँ कोई नियम नहीं है इसकी पढ़ाई उपलब्ध के लिए, यानी इसकी पढ़ाई सही माने में जिसको हम डिग्री कहते हैं उस ढंग की कोई उपलब्ध नहीं है। मेरे एक मित्र डॉक्टर संदेश नाइक,
जो केएम हॉस्पिटल में सम्मोहन उपचार पद्धति सिखाते थे, उनकी अपॉइंटमेंट केएम हॉस्पिटल के जो अटैच मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर थी। एक साइकोलॉजिस्ट कर 1983-84 के दरमियान वो पूरी तरह से भारत छोड़कर अमेरिका गए और वहीं इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। नागपुर विद्यापीठ के यानी नागपुर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर CG पांडे, चंद्रशेखर पांडे, कई सालों तक ये साइकोलॉजी के हेड रहे हैं। वे अमेरिका में जाकर ये सम्मोहन सीख कर आए थे। उनको इतनी इस विषय की आवश्यकता लगी, लेकिन हमारे यहाँ ये सीखने की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, अधिकृत तरीके से जिसको हम कहेंगे नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम कोई भी इस विषय को सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, इसके लिए भारत में अभी तक तो कोई नियम नहीं है। मैंने गलतफहमी के बारे में आपको सम्मोहन के बारे में कहा, लेकिन एक्चुअली सम्मोहन क्या है ये तो हम वर्कशॉप में सीखने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, उसकी थियरी भी गहराई से हम समझने वाले हैं। यहां पर मैं केवल आपको एक छोटी सी बात समझाने वाला हूं, और वो बहुत इजी बात है। सम्मोहन यानी क्या, दो शब्दों में कहा जा सकता है। एक तरफ हमारे पूरे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से रिलैक्स करना। जब हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है, उसी के साथ में अगर हम मन अपना एकाग्र कर पाए, पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाए, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। हम फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होते हैं, बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होता है, तो हम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिसको अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। यानी हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलते हैं, उसको जांचने का तरीका होता है उनका EEG लेना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG। ये 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड होता है, और इसलिए इसको अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। जब हम जागरूक होते हैं तब वो बहुत स्पीड से चलता है, 14 से 50 साइकिल पर सेकंड होता है। जब हम नींद में होते हैं, इसको बीटा रिदम कहते हैं जागरूक अवस्था का। जब हम नींद में जाते हैं तो 7 से लेकर तो 1 साइकिल पर सेकंड तक ये EEG का पैटर्न होता है, उसको थीटा और डेल्टा रिदम कहा जाता है। ये अल्फा रिदम यानी 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड। जब हम फिजिकली और मेंटली एट ए टाइम रिलैक्स होते हैं, इस अवस्था में जाते हैं, यह अवस्था हमको पकड़ कर रखनी पड़ती है, टिकानी पड़ती है, लंबी खींचनी पड़ती है। और इस अवस्था के 2 फायदे हैं। इस अवस्था में जाने के बाद में हम अंदर बाहर से बहुत शांत महसूस करते हैं। हमारे शरीर में और मन में जो भी अलग अलग टेंशन्स है, एंग्जाइटीज है, वे निकल जाती है, उनका कैथारसिस होता है, और हम अंदर बाहर से और शांत महसूस करते हैं। परिणाम ऐसा होता है कि हमारी कुछ बीमारियां या कई बीमारियां दुरुस्त होने के लिए इसका उपयोग होता है। यह अवस्था हाईली सजेस्टिबल अवस्था है। इस अवस्था में हम जो भी सजेशन देंगे वो स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। इसलिए इस अवस्था को हाईली सजेस्टिबल अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था नॉर्मल है, नेचुरल है। 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड की इसको अल्फा रिदम कहते हैं। यह अवस्था है कि इक्विलिब्रियम की अवस्था होने के कारण हम अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं। इस अवस्था में हमारे कई टेंशन्स और एंग्जाइटीज निकल जा सकते हैं, और यह अवस्था हाईली सजेस्टेबल होती है। इस अवस्था में जो सजेशन अपने आप को देते हैं वो इफेक्टिवली अमल में आते हैं। इसको कहते हैं सम्मोहन। मुझे लगता है आज के विषय में इतनी जानकारी काफ़ी है, और मैंने पहले ही कहा कि मेरे ही चैनल पे, श्याम मानव चैनल पर, यूट्यूब पर सम्मोहन इस विषय पर विस्तार से 5 व्याख्यान ऑलरेडी उपलब्ध है। उनको आप सुनिए, उसके सारे बारीक जानकारी आपको उससे प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे दूसरा विषय, हमारा व्यक्तित्व यानी क्या, पर्सनैलिटी यानी क्या। मैंने सवाल पूछा है,
क्या हम हमारा व्यक्तित्व बदल सकते हैं? हमारा नसीब बदल सकता है? कई लोगों के दिमाग में यह होता है कि हम हैं ऐसे क्योंकि हमारा नसीब ऐसा है। मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं हूं ऐसा क्योंकि मेरा नसीब ऐसा है। अब जानेंगे कि हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है। हम सब जानते हैं कि हम कैसे पैदा होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ में आते हैं। स्त्री का अंडबीज और पुरुष का शुक्राणु दोनों साथ में आने के बाद फलन होता है, गर्भ ठहरता है और यह गर्भ बढ़ते रहता है पेट में मां के। शायद 9 माह के आसपास कभी तो भी इस बेटी का जन्म होता है। जब इस व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका पूरा का पूरा शरीर मां बाप के हेरिडिटरी के द्वारा ही बनता है। इसके बारे में आज दुनिया में कोई भी डाउट नहीं है। जैसे कि आपके शरीर की ऊंचाई है, आपका चेहरा है, चेहरे का शरीर का रंग है, आंखों का रंग है, ये सभी बातें आपके हेरिडिटरी द्वारा निश्चित होते हैं। मां बाप से जो क्रोमोसोम्स आपको प्राप्त होते हैं उसके आधार पर तय होती है। अब आप कहोगे कि कुछ माँ बाप ठिंगने होते हैं, उनका बच्चा ऊंचा होता है, तो ये अपघात नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। माँ बाप के हेरिडिटरी में कोई ना कोई ऊंचा होता है। ये ऊंचा होने की क्षमता इस बच्चे को प्राप्त होती है। चाहे चाचा जी ऊंचे हो गए, चाहे उसके ग्रैंडफादर ऊंचे हो गए, चाहे मामा ऊंचा होगा, चाहे लड़की के माँ के पिताजी ऊंचे हो गए, किसी ना किसी से ये हेरिडिटरी आती है। आप कहेंगे कि सबके आंखें तो माँ बाप के दोनों की आंखें काली है, बेटे की आंखें नीली है। ये भी अपवाद नहीं होता है। माँ की ओर से या पिता की ओर से किसी ना किसी के आंखें इस ढंग की होगी, इसलिए हेरिडिटरी आई है। तो आज के ज़माने में हम जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के क्षण में जो शरीर हमें प्राप्त होता है वो हमारे हेरिडिटरी से प्राप्त होता है, इसके बारे में 1% डाउट नहीं है। लेकिन जिसको हम गुण कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, ये कैसे प्राप्त होता है? आज तक इस क्षेत्र में जो संशोधन हुए उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा का पूरा शरीर उसे प्राप्त होता है। उसका ब्रेन उस अवस्था में, जिस अवस्था में होना चाहिए उस अवस्था में अगर है ठीक ढंग से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये ब्रेन में बहुत अच्छा बुद्धिमान बनने की क्षमता हो सकती है, गुण प्राप्त करने की क्षमता हो सकती है, उसके स्वभाव की अलग अलग क्षमताएं हो सकती है। फिर भी जब ये बच्चा पैदा होता है तब ये हिस्सा पूरी तरह से ब्लैंक होता है, कोरा होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस क्षण से उसके 5 इंद्रिय धीरे धीरे काम करना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, देखना सीखते हैं, स्पर्श करना सीखते हैं। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान वो ग्रहण करता है वो उसके ब्रेन में समाते रहता है, प्रोग्राम होते रहता है, रिकॉर्ड होते रहता है। और यहां से हमारे ब्रेन में जो पूरा का पूरा कोरा हिस्सा था, इसका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कोरी थी, ब्लैंक थी, वो भरनी शुरू हो जाती है। पहले 5-6 सालों में हमारे ब्रेन का ये व्यक्तित्व का जो हिस्सा है उसकी नींव डाली जाती है, उसका फाउंडेशन तैयार होता है। अब इसके लिए मुझे कुछ उदाहरण आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि बच्चा है, उसने रेंगना शुरू किया है, घर में किसी ने इलेक्ट्रिक इस्त्री लगा दी है, वो गर्म हो रही है, बच्चे को हर चीज पकड़कर उसके टेस्ट लेने की आदत है। बच्चा जाता है, फटाक से उस इस्त्री को हाथ लगाता है। जैसे ही उस प्रेस को वो हाथ लगाता है उसका हाथ तुरंत जलता है, या फिर उसके हाथ को गर्म महसूस होता है, तुरंत हाथ पीछे खींचता है, रोना चालू कर देता है।
इस अनुभव से बच्चा सीखता है कि ऐसी कोई चीज हो उसको पकड़ो मत, अपना हाथ जल जाएगा। ऐसा धीरे धीरे अपने अनुभव से वो बातें सीखते रहता है। फिर बच्चा चलना सीखता है तो पहले उसको 3 पहियों के, वो जिसको हम गुड़गुड़ी कहते हैं मराठी में, वॉकर हम देते थे। आजकल अलग ढंग के वॉकर होते, ज़्यादा अच्छे होते, उसमें गिरना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन पहले 3 पहियों की गुड़गुड़ी होती थी, वो चलाते चलाते बच्चे कई बार पड़ते थे, गिरते थे। समझो एक बच्चा वॉकर चलाते चलाते गिरा, नेचुरली वो गिरने के बाद उसको लगता है, वो रोना शुरू कर देता है। अब उसकी माँ है, माँ का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत काम करना पड़ता है, बच्चा भी हमेशा रोते रहता है। घर के लोग उसको हमेशा काम के लिए गाली गलौज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं। ऐसी माँओं का गुस्सा हमेशा अपने बच्चों पर निकलता है। जैसा ही ये बच्चा गिरता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, माँ आती है, 2-4 झापड़ रसीद कर देती है, बोलती है, मेला, मैंने तुझे कहा था ना कि जगह से हिल मत। दिन भर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहता है, रोते रहता है, जिंदगी भर ऐसे ही गिरते रहे और रोते रहे। अब ये वाक्य अगर इस बच्चे के दिमाग में 2-3 बार गया, ये प्रसंग उसके जीवन में 2-3 बार रिपीट हुआ, तो क्या होगा? ये बच्चा आगे चलकर उसके दिमाग में ये बात फिट बैठ जाएगी, बेटे तू हमेशा गिरते रहे और रोते रहे। ये बच्चे के जीवन में हमेशा मैं गिरता रहूंगा, यानी अनसक्सेसफुल होऊंगा, अयशस्वी होऊंगा, और दिन रात रोते रहने वाला, बहाने बनाने वाला, एक पराभूत मनोवृत्ति का व्यक्ति उसमें से पैदा होगा। हमारे पूरे जीवन के ट्रेड्स ये 5-6 सालों में निर्माण हो सकते हैं, व्यक्तित्व का फाउंडेशन निर्माण हो सकता है। इसीलिए बाल संगोपन बहुत ही तरीके से करना चाहिए, सलीके से करना चाहिए, कुछ नियम अमल में लाने चाहिए, ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बहुत आग्रह करते हैं। इसके पीछे का ये कारण है। समझो यहाँ दूसरे ढंग की माँ है, बहुत पॉजिटिव है, घर का वातावरण भी उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, सब लोग उसके साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए उसको समय भी मिलता है। ऐसी माँ दौड़ते आएगी, बच्चे को उठाएगी, उसका ध्यान और किसी और की ओर खींचेगी। रो रहा है बच्चा, उसको पंछी बताएगी, उसको आवाज करने वाले खिलौने में इंटरेस्ट निर्माण करने का प्रयास करेगी। थोड़ी देर बाद बच्चा दूसरी कोई चीज में कंसंट्रेट करने लग जाएगा, रोना भूल जाएगा, उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। फिर ये होशियार माँ फिर से वॉकर के साथ में उसको खड़ा करेगी, चलने के लिए थोड़ा 2-3 पैर 4 पैर चलने के लिए उसको मदद करेगी और बाद में छोड़ देगी। ये प्रसंग अगर ये बच्चे के जीवन में 3-4 बार रिपीट हुआ तो क्या होगा? वो वॉकर चला रहा था, गिरा, रोने लग गया, थोड़ी देर बाद फिर से हंसने लग गया और वही वॉकर सक्सेसफुली चलाने लग गया। ये व्यक्ति के जीवन में इस कारण ऐसी एक बात पैदा होगी, ये हमेशा इस ढंग का विचार करने वाला व्यक्ति बनेगा, एक पॉजिटिव विचार करने वाला व्यक्ति बनेगा कि जब भी अपने जीवन में कोई अनसक्सेस आती है, अपयश आता है, तो उसको मात कर कर हमेशा यश प्राप्त करने की दिशा में मैं जा सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस उसके मन में आएगा। उसके जीवन में अगर कोई भी अपयश आता है, अनसक्सेस आती है, दुखद घटना घटती है, तो उसके तरफ वो ध्यान नहीं देता है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देता है। वो बार बार कोशिश करता है और कोशिश कर कर उस पर मात करता है और हमेशा विजयी संपादन करता है। इस ढंग की मनोवृत्ति, एक यशस्वी मनोवृत्ति का व्यक्ति वो बन सकेगा। इसलिए इस समय का संस्कार बहुत महत्व का माना जाता है। फिर कभी कभी बच्चे अंधेरे में जाते हैं, माँ को डर लगता है कि अंधेरे में बच्चों ने नहीं जाना चाहिए। माँ कहती है अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, बच्चा पूछता है क्यों नहीं जाना चाहिए? माँ बोलती है माँ भूत होता है इसलिए नहीं जाना चाहिए।
अब इस दुनिया में कोई भूत नहीं है, ना कहीं स्मशान भूमि में भूत होता है, ना कोई अंधे कुएं में भूत होता है, ना कोई गहरे कुएं में भूत होता है, कहीं भूत नहीं होता है। लेकिन माँ ने उसके दिमाग में भूत डाल दिया। जब भी बच्चा अंधेरे में जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, तो भी वो हमेशा डरता रहेगा। 25 साल का हुआ तो भी अंधेरे को डरता रहेगा। अरे भूत तो नहीं है, ऊपर से आएगा, दाई ओर से आएगा, बाई ओर से आएगा, उसको हमेशा डर बना रहेगा। इसलिए ये 5 सालों में जो 5 इंद्रियों के माध्यम से हम सीखते हैं, हमारे माँ बाप हमसे जो बात करते हैं, हमारे माँ बाप जिस ढंग से बर्ताव करते हैं, केवल माँ बाप नहीं, आसपास के लोग जिस ढंग से बर्ताव करते हैं, वो सभी बातें हमारे माइंड में प्रोग्राम होती है और वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का फाउंडेशन बन जाता है। इस समय हमारे सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, टेस्ट लेकर देखते हैं, ये सभी अनुभव जैसे के वैसे हमारे माइंड में जाकर प्रोग्राम होते हैं और बड़ों का हम अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। माँ बाप का करते हैं, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का करते हैं, जो भी हमारे नज़दीक के रिश्तेदार हैं उनका करते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनका करते हैं, पड़ोस में जो कोई रहता है वहाँ पे अगर बच्चे हैं और मेरे से 2-4 साल बड़े हैं तो उनका मैं अनुकरण करने का प्रयास करता हूँ। इस ढंग से या अनुकरण करने के प्रयास से भी काफ़ी बातें हम सीखते रहते हैं और इसका परिणाम ऐसा होता है मित्रों कि हम में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें हमारे व्यक्तित्व में समा जाती है। ये 2 तरीके से हमारे फाउंडेशन, जिसको हम व्यक्तित्व का फाउंडेशन कहते हैं, फाउंडेशन तैयार होता है। अब ये 5-6 साल में जो हमारा व्यक्तित्व का फाउंडेशन होता है वो अंतिम है क्या? नहीं, ये अंतिम नहीं है। इसके बाद भी हमारा व्यक्तित्व बनते जाता है। 5 या 6 साल जैसे ही खत्म होने आते हैं, हमारी क्रिटिकल फैकल्टी, तर्क करने की क्षमता जागृत होना शुरू होती है। इसके पहले मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा ब्रेन खुला होता है, उसको ढक्कन नहीं होता है। 5 साल खत्म होते होते 6वीं साल के शुरुआत में शायद कभी तो भी ये ढक्कन आता है, क्रिटिकल फैकल्टी आती है, हमने क्या स्वीकारना है, क्या नकारना है, ये अधिकार नेचर हमको देता है। लेकिन ये अधिकार जो हमें प्राप्त होता है उसकी भी मर्यादा होती है, क्योंकि ये 5 सालों में हमको किस ढंग से बड़ा किया है इस पर ये सब निर्भर होता है। समझो घर में ये वातावरण होगा, चुप बैठ, तेरे को कुछ समझता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो कर, इसी ढंग का वातावरण होगा तो नेचर ने उसको ढक्कन दिया है, क्या स्वीकारना क्या नकारने का अधिकार दिया है, लेकिन उसका वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। वो एक आज्ञाधारक बच्चा ही बनने की कोशिश करते रहेगा। माँ बाप जो कहेंगे, बड़े लोग जो कहेंगे उसको ही सच मानेगा, अपना तर्क का उपयोग नहीं करेगा। वही बच्चे को अगर निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो, इस ढंग से बढ़ाया है, वो जो कोई सवाल पूछता है उसके रैशनल जवाब दिए जाते हैं, तार्किक जवाब दिए जाते हैं, उसको सवाल पूछने के लिए इनकरेज किया जाता है, तो शायद ये बच्चा अलग ढंग से आगे 5 साल के बाद बढ़ेगा। 5 साल के बाद में हम किस ढंग से प्रोग्राम होते जाते हैं। हमारे जीवन में जो इमोशनल चीज़ें होती है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके जरिए तो हम प्रोग्राम होते ही है। यानी कोई भयप्रद घटना घटती है, दुखद घटना घटती है, वो भी हमारे जीवन पर बहुत परिणाम करती है। कोई सक्सेसफुल घटना घटती है, आनंद की घटना घटती है, उसका भी हमारे मन पर पॉजिटिव परिणाम होता है। तो हमारे इमोशनल जो भी चीज़ें होती है उसके कारण हम प्रोग्राम होते हैं। रात दिन जो हम विचार करते हैं उससे भी हम प्रोग्राम होते हैं। यानी केवल 5-6 साल में हमारा फाउंडेशन बनता है, ये बरोबर है, लेकिन फाउंडेशन बनने के बाद भी हम प्रोग्राम होते जाते हैं। आज के क्षण तक, बचपन में आप पैदा हुए थे उस क्षण से लेकर जो जो चीजें ये हमारे ब्रेन में प्रोग्राम हो चुकी है, ये टोटल प्रोग्रामिंग यानी हमारा व्यक्तित्व है। इसमें काफी अच्छी चीजें हैं, काफी बुरी चीजें हो सकती है।
ये मिला जुला कर हमारा व्यक्तित्व बनता है। ये हमारा जो टोटल व्यक्तित्व है, इसको बेसिक अजम्पशन भी कहा जाता है, टोटल प्रोग्रामिंग हम इसको कहेंगे। ये टोटल प्रोग्रामिंग के आधार पर ही हमारी हर एक्शन क्रिया निर्माण होती है, हर बिहेवियर हमारा बर्ताव निर्माण होता है, हमारी हर इमोशन भावना निर्माण होती है, हमारी वैल्यू सिस्टम नैतिक मूल्य इसी के आधार पर निर्माण होता है, और हमारी थिंकिंग प्रोसेस जिसको हम विचार प्रक्रिया कहते हैं वो भी इसी के आधार पर निर्माण होता है। आज हम जो भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, होशियार है उतने होशियार नहीं है, जो भी है वो इसी पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। हमने जब जन्म लिया था तब ब्लैंक अवस्था थी, तब से जो हमारे माइंड में प्रोग्राम हुआ, ब्रेन में प्रोग्राम हुआ, ये टोटल प्रोग्रामिंग यानी हमारी पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व है। इसी में से ये सब चीजें निकलती है। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, आसमान से कोई चीज नहीं आती है, गए जन्म से कोई चीज नहीं आती है, ये नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये व्यक्तित्व जो मेरा निर्माण हुआ, ये निर्माण होने में मेरा हिस्सा था। अच्छा हो तो भी हिस्सा था, बुरा हो तो भी हिस्सा था। जाने अनजाने में मैं इसके लिए जिम्मेदार था। ठीक है, पहले 5-6 साल तक मुझे अधिकार नहीं था मेरा व्यक्तित्व कैसे हो बनने का, बनाने का, बुरी चीजों को रोकने का, अच्छी चीजों को स्वीकारने का। वो शायद मुझ पर संस्कार करने वाले लोगों के हाथ में था। लेकिन एक बार 5-6 साल पूरे होने के बाद में ये अधिकार मेरे हाथ में आया, मैंने उसका उपयोग किया हो नहीं किया हो, फिर भी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो ये मेरा आज का व्यक्तित्व है। समझो मुझे किसी बात का डर लगता है, कुत्ते का डर लगता है, बॉस का डर लगता है, परीक्षा का डर लगता है, तो ये मेरा व्यक्तित्व है। नहीं हर एक को डर लगता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, हर एक को डर नहीं लगता है। डर ये भावना भी प्रोग्राम्ड भावना है। किस बात को हमने डरना है, किस बात को नहीं डरना है, ये मेरे प्रोग्रामिंग से तैयार होता है। जो भी नेचुरल डर होते हैं वो भी बाद में हम प्रोग्राम करते हैं, उसका डरने का हिस्सा बढ़ाते हैं या फिर कम कर सकते हैं। समझो मुझे गुस्सा आता है, नहीं मैं तो क्या गुस्से वाला व्यक्ति हूं, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं है। ये गुस्सा आने की प्रवृत्ति आपके प्रोग्रामिंग के कारण निर्माण हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है गुस्सा आता तो क्या होता है, डर लगता तो क्या होता है, ये नेगेटिव भावनाएं हमारा बहुत नुकसान करती है। डर के कारण हम जीवन में कई बार कदम नहीं उठा सकते हैं, जहां जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। समझो हमको गुस्सा आया, तो हम सभी जानते हैं गुस्सा आने का परिणाम क्या होता है। फिर हम कहते हैं, जैसे कि बस से प्रवास कर रहे हैं और बस में सीट के बारे में कुछ तो भी झगड़ा हो रहा है। सामने का व्यक्ति कहता है, तू अपने आप को क्या समझता है, नीचे आ मैं तेरे को बताता हूं। हमको भी गुस्सा आया रहता है, हम भी बोलते हैं नीचे आ देखता हूं तेरे को भी, और फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का प्रोग्राम करते हैं। फिर जब हम शांत होते हैं तब हम सोचने लगते हैं कि बाप रे, इस बात को इतना बढ़ाना क्यों चाहिए था, इस बात को शांति से निपटाया जा सकता था। ना ही सामने के व्यक्ति ने उसको निपटाने की कोशिश की, ना ही मैंने निपटाने की कोशिश की। उसने भी आग में तेल डाला और मैंने आग में और ज्यादा तेल डाला, और इस कारण हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ बैठे। गुस्से का रूपांतरण हमेशा गलत चीजों में हो सकता है, ह्यूमन रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। और ये तो केवल कपड़े फाड़ने तक बात सीमित रही तो बात अलग है, लेकिन सामने ने चाकू निकाल दिया और आपके पेट में खूब दिया तो जान भी जा सकती है। तो यहां तक इसका पर्यवसन हो सकता है, या फिर आप उसको मार डालें, ये भी हो सकता है। फिर बाकी की जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है। तो ये गुस्सा नाम की चीज है, डर नाम का चीज है, जो आज हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, हमको ऐसा लगता है। तो ये क्या नॉर्मल है, नेचुरल है? जी नहीं, ये प्रोग्राम्ड है।
फिर हम कभी कभी कहते हैं उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके साथ में झगड़ा कर बैठा। क्या करूं, मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा है। ये व्यक्तित्व ही ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। मुझे टेंशन आता है, बहुत टेंशन आता है। क्यों भाई टेंशन आता है? परीक्षा में क्या होगा, कैसा होगा, मैं नापास हो गया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलेंगे, माता पिता की हंसी होगी, सब मुझे हंसेंगे, मेरे दोस्त मुझे हंसेंगे, बहुत टेंशन आता है। क्या टेंशन आना जरूरी है? ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, क्योंकि मुझे टेंशन लेने की आदत है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि मैं अस्वस्थ बन जाता हूं, भावनात्मक दृष्टि से डिस्टर्ब बन जाता हूं, असहज बनता हूं, जिसके परिणाम मेरे शरीर पर होते हैं। टेंशन के कारण, गुस्से के कारण, डर के कारण मेरे शरीर में एड्रेनलिन का प्रमाण बढ़ जाता है, वो स्टोर होता है और मुझे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। यानी हमारे ये निगेटिव भावनाओं के कारण केवल हमारा नुकसान व्यावहारिक दृष्टि से होता है ऐसा नहीं है। हमारे आरोग्य के क्षेत्र में भी, तंदुरुस्ती के क्षेत्र में भी नुकसान होता है। कई साइकोसोमेटिक डिजीजेस हमको हो सकते हैं। हार्ट डिजीज होगा, डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, स्किन डिजीज होगा, कई हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, ये जो हमारी नेगेटिव भावनाएं हैं उसको हमने कंट्रोल करना सीखना चाहिए और उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। ये संभव है। इसके लिए हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट ये विषय इस कार्यशाला में हम सीखते भी हैं। हम में से कुछ लोग बहुत टची होते हैं। किसी ने कुछ कहा, एकदम से लग गया, उसने ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, रात भर नींद नहीं है। अरे बोला वो, मुंह उसका, बुरा मुझे लगा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्यों भाई? क्योंकि अपन अपना दिल खुला छोड़ जाते हैं। मैं हमेशा सवाल उठाता हूं, ये हमारा जो दिल है, ब्रेन में होता है, ये क्या हमने भाड़े से लाया? क्यों हम उसको एक सशक्त ढाल नहीं निर्माण करें? कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, आता है, ढाल को लगता है, नीचे पड़ता है, आता है, नीचे पड़ता है, मेरे हृदय तक पहुंचती नहीं बात। हाँ, कोई मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, ठीक है, ढाल बाजू में, जाने दो अंदर। क्या ऐसे आप अपने आप को मैं मैनेज नहीं कर सकता? कर सकता हूं, ये क्षमता मुझे है। क्योंकि मेरे समाज में हमेशा लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। कोई गारंटी नहीं कि आपके बारे में हमेशा अच्छा बोला जाएगा और जो भी बोला जाएगा वो सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लोगों को मुंह है, वो अपने मुंह से बोलते हैं। वो बोलते हैं तो मुझ पर क्यों परिणाम हो? क्योंकि मैं टची हूं। ये टचीपन मुझे बहुत नुकसान देता है। आत्मविश्वास की मुझ में कमी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर मेरा बहुत नुकसान होता है। मैं हमेशा असफल होता हूं, मन ही मन मानता हूं कि मैं तो असफल होने वाला हूं, मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। ऐसे कई प्रकार के ट्रेट्स मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकते हैं जो नेगेटिव है। जब मैं अपने व्यक्तित्व को देखता हूं और सोचने लगता हूं कि क्या मेरे व्यक्तित्व में जो बुरी चीजें मैं अपने जीवन में निकाल सकता हूं, इसमें बदलाव संभव है, मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि आप में, हर एक में बदलाव संभव है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम में बदलाव ला सकते हैं। ये जो बचपन से हमने कहानियां सुनी होती है या फिर कुछ कहावतें सुनी होती है, जैसे मराठी में एक कहावत है, स्वभावाला औषध नसतं, यानी हमारे स्वभाव को कोई दवाई नहीं होती है। जैसा स्वभाव है वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। या फिर दूसरी कहावत है, काय करू कळतं पण वळत नाही, क्या करूं मुझे समझता है लेकिन मैं उसको बदल नहीं सकता। ये दोनों कहावतें जो हमारी भाषा का हिस्सा है, हमारे संस्कारों का हिस्सा है, ये दोनों कहावतें झूठी है, साइंटिफिक नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है।
हमारे स्वभाव को दवाई है, हमारे स्वभाव को हम बदल सकते हैं। अगर हमें समझता है तो हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। वाल्या का वाल्मीकि हो सकता है, यह सत्य है। अब सवाल रहा वाल्या का वाल्मीकि हुआ था कि नहीं, उसके बारे में मैं बहस नहीं करूंगा। मैं आज के उदाहरण लूंगा। एक लड़का एक दलित घर में पैदा हुआ। वैसे देखा जाए तो भारतीय परंपरा के अनुसार उसको सीखने का भी अधिकार नहीं था। फिर भी अब देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का राज होने के कारण उस बच्चे को सीखने का अवसर मिला, लेकिन उसके टीचर उसको क्लास के बाहर बिठाते थे, क्योंकि वो अस्पृश्य लड़का था। उसके टीचर सिखाते सिखाते अगर कुछ गलती करे तो बाकी लड़कों को छड़ी से मारते थे, लेकिन इसको छड़ी से कभी मारते नहीं थे, क्योंकि इसको छड़ी से मारेंगे तो उनको नहाना पड़ेगा, इसलिए वो मिट्टी के ढेले फेंक कर मारते थे। इतनी अपमानास्पद स्थिति में यह बच्चा पढ़ते गया, प्रकांड पंडित बना। केवल प्रकांड पंडित बनकर उसने बड़ी नौकरी वगैरह नहीं की, तो उसने अस्पृश्यों को इस गर्त से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास अपने जीवन में किए। हर अस्पृश्य, हर दलित के मन में यह आत्मविश्वास जगाया कि हम इंसान हैं, हमको इंसान जैसे जीने का अधिकार है। इतना ही नहीं तो जब उसे अवसर मिला तो उसने एक बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए बनाई। इस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। यह व्यक्ति किस अवस्था से किस अवस्था तक पहुंचा, इसका अगर हम जीवन चरित्र समझ लेंगे तो इंसान अपने आप को कितना बदल सकता है, इसका एक उत्कृष्ट नमूना हमको मिलेगा। दूसरा एक लड़का था मोहनदास। ऑर्डिनरी था, अभ्यास में भी बहुत होशियार था ऐसा नहीं था, लेकिन उसको इंग्लैंड जाकर सीखने का अवसर मिला, बैरिस्टर बना। बैरिस्टर बनने के बाद में वो भारत में वापस आया। पहले ही वकीली उसने करने का प्रयास किया, पहली केस करने का अपने ही रिश्तेदार के, उसमें वो असफल हुआ। उसको अफ्रीका में वकीली करने के लिए बुलाया गया, केस मिली, अफ्रीका में गया और शुरुआत में ही फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट निकालकर वो प्रवास कर रहा था तो उसको बाहर उठा के फेंक दिया, क्योंकि कालों को गोरों के डिब्बे में बैठने का अधिकार नहीं था। इस व्यक्ति ने इस मुद्दे को अपने जीवन का ऐसा हिस्सा बनाया, अपने आप में इतने बदलाव किए कि अफ्रीका के 20 साल में उसने बहुत बड़ा क्रांतिकारक काम किया। सत्याग्रह के जरिए एक बहुत ही इंडियंस पर अन्याय करने वाला कानून था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बदलने के लिए विवश किया। भारत में आया, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, अपने आप को बदलते गया, लोगों को बदलते गया। जिस देश में केवल 1 लाख अंग्रेजों ने 40 करोड़ लोगों पर राज किया, ऐसे लोगों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हम खड़े रह सकते हैं, यह आत्मविश्वास जगाया। इतनी निर्भयता जगाई कि तोपों के सामने, ब्रिटिशों के बंदूकों के सामने स्त्रियां, आम इंसान, दलित से लेकर तो हर जाति का इंसान खड़ा होते गया और इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ये एक ऑर्डिनरी व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी किस ढंग से बदलते गया है, ये हम देखेंगे तो इंसान कितना अमूलाग्र बदल सकता है, वाल्या का वाल्मीकि कैसा हो सकता है, इसके दोनों ये उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूं। जब भी मैं अपने व्याख्यानों में ये नाम लेता हूं तो लोग मुझे कहते हैं, सर किसकी बात आप कर रहे हो? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहा, महात्मा गांधी कहा, हम कहा, हम बदल सकते हैं कि नहीं? हम ऑर्डिनरी लोग बदल सकते हैं कि नहीं? इसलिए मैं हमेशा अपना उदाहरण लेता हूं। मेरी उम्र के 19वें साल तक मुझे किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं एक निराशावादी, मेलैंकोलिक पर्सनालिटी का व्यक्ति था।
मैं बोल सकता हूं इसका भी आत्मविश्वास नहीं था। मेरे क्लास में अगर मेरे टीचर ने मुझसे कुछ पूछा तो उसका जवाब देने की क्षमता मुझ में नहीं थी। मुझ में कोई गुण है इसका भी आत्मविश्वास नहीं था। एक एकदम से टची व्यक्ति, छोटी छोटी बात पर रोने वाला मैं लड़का 19वें साल तक। बाद में मैं अपने आप को बदलते गया और कुछ ही सालों में मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल होने के बाद ही अपने आप को बदलते गया। लेकिन कुछ ही सालों में मैं पूरे देश में घूमने लग गया, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देने लग गया। और जब 1982 में अपने अंधविश्वास के खिलाफ के काम की मैंने शुरुआत की थी, रोज मैं बाबाओं का नाम लेकर बोलता था, दिन में 2 से 3 व्याख्यान देता था, हजारों लोग इकट्ठा होते थे और ये हजारों लोगों में कई सैकड़ों लोग रहते थे कि उनके हाथ में पत्थर होते थे। जाहिर आह्वान रहता था, तू हमारे बाबा के बारे में बोल, तेरा सिर ही फोड़ते हैं। इतने लोग हाथों में पत्थर लेकर आते हैं व्याख्यान को, ये मुझे पता होते हुए भी मैं हमेशा उस बाबा का नाम लेकर बोलता था। लोगों के हाथों से पत्थर पड़ जाते थे, गिर जाते थे, व्याख्यान सुनते थे, बदलते थे। इतनी निर्भयता उसके बाद में मेरे जीवन में आई। जो लड़का 10वीं क्लास में सीखते वक्त उसको भूत लगा था, घर के बाहर पढ़ते वक्त पैर में चप्पल न हो तो मेरे पैर के नीचे की कोई मिट्टी लेगा, उसकी जारण मारण के डॉल बनाएगा, गुड़िया बनाएगा। इस गुड़िया की मान अगर तोड़ी गई तो मेरी मान टूट जाएगी। इतना जादू टोना मंत्र तंत्र को डरने वाला मैं, किसी से बात करने की हिम्मत न होने वाला मैं, हर चीज को डरने वाला मैं, इतना निर्भय आगे चलकर अपने जीवन में बना। 19वें साल तक एक वाक्य बोलने की क्षमता न होने वाला मैं, वक्तृत्व मेरा पूरे के पूरे संगठन का, मूवमेंट का एक बहुत ताकतवर हथियार मैंने बनाया। कई प्रकार के बदलाव मेरे जीवन में मैं कर सका। इंसान अपने आप को अमूलाग्र बदल सकता है। मैंने अपने आप को अमूलाग्र बदला है, इसीलिए इस विषय पर मैं इतना कॉन्फिडेंस से हमेशा बोलता हूं, बोल सकता हूं। और मैं कहता हूं कि मैं अगर बदल सकता हूं तो आप में से हर व्यक्ति बदल सकती है। क्योंकि मेरे इतना 0 से यहां तक का टर्न करना ये एक असंभव सा टर्न था। वैसे देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व मुझसे तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप डेफिनेटली अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, अपने आप में बदलाव ला सकते हो। एक बार हमने तय किया कि मेरे व्यक्तित्व में मुझे बदलाव करना है, मेरे गुणों में मुझे बदलाव करना है, मेरे बिहेवियर में मुझे बदलाव करना है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग मार्ग है, इसकी मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। ये अभी जो 6 जनवरी से 9 जनवरी तक जो कोर्स है, जो 18 घंटे का कोर्स है, और बाकी प्रैक्टिस सेशन होते हैं एडिशनल, ये 18 घंटे के कोर्स में मैं केवल एक प्रकार से आपको ये सिखाता हूं। बाद में बी कोर्स होता है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलग अलग जरियाज कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि अलग अलग तरीके हैं अपने आप को बदलाव लाने में, उनका उपयोग कर कर हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। अभी मैंने तो मेरे जीवन में बदलाव लाए, तब तो मैं सम्मोहन नहीं जानता था, बहुत डरपोक था, हर चीज को डरता था। मुझे केवल एक वाक्य कहीं तो भी मैंने पढ़ा था कि जिस चीज का आपको डर लगता है, अगर आपको डर पर विजय पानी है तो वो चीज बार बार कीजिए, उसको फेस कीजिए, वो बार बार कीजिए। अब ये वाक्य किसका है मुझे पता नहीं, मार्क ट्वेन का हो, शायद किसी का हो। बस ये वाक्य मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने प्रयोग किया। सबसे पहले मुझे पिताजी का डर लगता था, मैं पिताजी के सामने जाकर खड़ा होने लग गया। धीरे धीरे डर कम हुआ। मैं एक सभ्य लड़का था, कभी ऊपर आंख उठाकर नहीं देखता था। मेरे क्लास की लड़कियों को शायद लगा कि इस लड़के को हम अगर मांगेंगे इसकी प्रैक्टिकल की कॉपी तो ये पीछे नहीं लगेगा मेरे, बाकी लड़के पीछे लग सकते हैं।
अचानक से 3-4 लड़कियां मेरे सामने आई, मुझे प्रैक्टिकल की कॉपी मांगी। उन दिनों में हम लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात नहीं करते थे कॉलेज में। मैं इतना डर गया कि प्रैक्टिकल की कॉपी उनके हाथ में देने के बजाय देते वक्त थर थर कांपने लग गया। लड़कियां जोरों से हंसने लग गई, कॉपी नीचे गिर गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों ये लड़कियां क्या मुझे खा जाती, क्यों मैं डरा। फिर मैंने एक प्रयोग शुरू किया। 2-4 दिनों बाद मुझे एक लड़की मिली जो अकेली थी, ग्रुप में नहीं थी। ग्रुप में तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। मैंने उसको कहा एक्सक्यूज मी, वो रुकी। उसने बड़े प्रेम से पूछा क्या काम है। अब ये एक्सक्यूज मी बोलने के लिए मुझे 4 दिन लगे थे, आगे का मैंने सोचा नहीं था। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने कहा कुछ नहीं, जाओ तुम। वो हंसते हंसते चले गई। दूसरे दिन दूसरे लड़कियों को एक्सक्यूज मी कहा, तीसरे दिन तीसरी को कहा। चर्चा होने लगी कि ये रोकता है, बोलता है एक्सक्यूज मी और बाद में कुछ भी नहीं बोलता, चले जाओ बोलता है, क्या है। लेकिन ये छोटे से प्रयोग से लड़कियों का डर मेरे मन से निकल गया। मैं तरुण शांति सेना, जो मेरा संगठन है जयप्रकाश नारायण का, उसका वर्धा का प्रमुख था। और मेरे संगठन में सैकड़ों लड़कियां और लड़के दूसरे ही साल से, तीसरे ही साल से काम करने लगे और उनके साथ में मैं अच्छे ढंग से संवाद करने लग गया। धीरे धीरे इसी प्रकार मैंने पूरे के पूरे डर निकाल दिए। अब मुझे तो तब सम्मोहन मालूम नहीं था, लेकिन ये हर एक के लिए संभव है क्या? जैसा किसी को कुत्ते का डर लगता है, कल्पना कीजिए आप, कुत्ते का डर लगता है, उसको आप समझाइए, इतना उसको डर लगता है कि वो अपने घर से, उसको एक बस स्टेशन तक जाना होता है जो 1 किलोमीटर है, वहां से वो अपने कॉलेज में बस से जाता है और कॉलेज अटेंड करता है। लेकिन घर से बस तक जाने के बीच में कई कुत्ते हैं और इन कुत्तों को वो इतना डरता है कि कभी पैदल जाने की हिम्मत नहीं करता है। कोई तो भी मुझे पहुंचा दे, स्कूटर पर बैठने को डरता है क्योंकि कुत्ते पीछे पीछे भागते हैं, इसको डर लगता है काट देंगे। इसलिए कोई तो भी रिक्शा आए, फिर रिक्शे वाले को पकड़े। रिक्शा भी घर के नजदीक बिल्कुल मिलना चाहिए जहां कुत्ते नहीं हैं। इस कारण घंटा भर पहले घर से निकलता है वो, क्योंकि सुबह में बहुत गर्दी होती है, रिक्शे मिलते नहीं हैं। कैसे वैसे रिक्शा मिलाकर जाता है, आते वक्त भी वही हाल। उसको कितना भी समझाओ कि भाई कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हर भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, क्यों इतना डरते हो? वो बोलता है मुझे मालूम है हर कुत्ता काटता नहीं है, काटने के बाद भी कोई फर्क नहीं होता है, उसके बाद में इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं थर थर कांपने लगता हूं, मैं क्या करूं? अब उसको जैसे प्रयोग मैंने किए कि जिस चीज का आपको डर लगता है वो चीज को आप खुद फेस कीजिए, यानी जाइए कुत्ते के सामने, जो होगा सो देखा जाएगा। ये बोलता है मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, मैं बाहर कैसा पढ़ूं? अब इस व्यक्ति को कैसे बदलाव किया जाए इसमें? यानी मैंने जो डायरेक्ट फेस करने के तरीके अमल में लाकर अपना डर अपने जीवन में से निकाल दिया, ये हर एक को संभव नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह हम सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। सम्मोहन की अवस्था में जाकर वहां कल्पना करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं कि मैं घर से बाहर निकला हूं, बस स्टैंड तक जा रहा हूं, रास्ते में कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, लेकिन बहुत निडरता से उनके सामने मैं चल रहा हूं, जाते जाते बस तक पहुंच गया हूं, बस स्टैंड तक पहुंचा हूं, बस में चढ़ा हूं। कुत्ते भौंकते हैं लेकिन फिर भी मैं निडरता से उनके सामने से जाता हूं। अब ये कल्पना करना इसके लिए संभव है क्योंकि ये अभी तो अपने फ्लैट में बैठा है, इसको मालूम है कि यहां कुत्ते आ ही नहीं सकते क्योंकि डोर बंद है, सब कुछ बंद है। इसलिए वो कल्पना कर सकता है, शायद पहली बार कल्पना करते वक्त थोड़ा सा डरे, उसको डर महसूस हो, लेकिन वो कल्पना कर सकता है क्योंकि यहां पर अभी कुत्ते नहीं है, उसको मालूम है। कल्पना क्या करता है कि घर से मैं बाहर पड़ा हूं, घर से लेकर तो बस स्टॉप तक मैं चल रहा हूं, आसपास कुत्ते भौंक रहे, फिर भी मैं बड़े निडरता से उनके सामने से चल रहा हूं। ये एक बार इस ढंग से कल्पना करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, 10वीं बार करेगा, 30वीं बार करेगा, 40वीं बार करेगा, इसके दिमाग को आदत हो जाएगी।
यहां डर कौन रहा है? उसका कॉन्शियस माइंड डर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है कि हर भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। हजारों लोग रास्ते से चलते हैं, रोज कुत्ते उनको काटते नहीं है, तो मुझे भी रोज कुत्ते काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। समझो कुत्ते ने काटा तो भी इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। ये तो उसके कॉन्शियस माइंड को मालूम है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना डरता है कि थर थर कांपना शुरू हो जाता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड में 40 बार 50 बार वो बगैर डरे घर से लेकर तो बस स्टॉप तक जा रहा है। यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रोग्रामिंग के कारण ये आदत बन जाएगी कि मैं निर्भयता से कुत्तों को मैं फेस करता हूं। 50 बार इस ढंग से उसने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया, और फिर एक्चुअली जिस दिन वो रास्ते से चलने लगेगा, कुत्ते भौंकने लगेंगे, उस दिन उसको इतना डर नहीं लगेगा। और 2-4 बार उसने इस ढंग से एक्चुअली कुत्तों को फेस किया तो कुत्तों का डर उसके जीवन से निकल जाएगा। यह सम्मोहन के प्रक्रिया के माध्यम से संभव होता है। इसलिए मित्रों, ये सम्मोहन की प्रक्रिया जो है आसान प्रक्रिया है, नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया है, प्रभावी है, स्वावलंबी है, इजीली हम सीख सकते हैं, किसी के भी मदद के बगैर, मेरे भी मदद के बगैर अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। यानी एक बार आपने 4 दिन में मुझसे सीखा कि उसके बाद में मुझे आपको बार बार मदद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सिखाया जाता है उसका उपयोग आपको करना है, उसके आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस के जरिए अपने आप में आपको बदलाव लाना है। ये संभव हो जाता है। इसलिए ये प्रक्रिया प्रभावी है, आसान है, और सबसे बड़ी बात स्वावलंबी है। हम में से हर व्यक्ति अपने आप के लिए इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब मित्रों, मैं ये प्रक्रिया 1991 से सिखाते आया हूं। अभी तक यानी 2013 तक 20 अगस्त तक मैं ये क्लासेस चलाते आया हूं। अभी 6.5 साल हो गए मैंने ये क्लासेस नहीं लिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से जादू टोना विरोधी कानून के लिए समय देना चाहता था, और सरकार के जरिए बहुत कुछ होगा ऐसा मुझे लग रहा था, और शुरुआत भी हो चुकी थी उसकी। लेकिन बीच में सरकार बदल गई और सब कुछ बदल गया। फिर YouTube चैनल शुरू किया। YouTube चैनल जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक मेरा ध्यान इधर उधर नहीं देने का, इसलिए पूरी तरह से इस पर कंसंट्रेट किया। और इस कारण मैंने हालांकि मेरा व्यवसाय है, इसके जरिए मेरी आमदनी होती है, उसके जरिए मेरा घर और मैं चलता हूँ, इसके बावजूद मैंने 6-6.5 साल तक ये वर्कशॉप नहीं लिए। लेकिन 2013 तक मैं वर्कशॉप लेते आया हूं। कम से कम 2 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स सीख कर गए हैं मेरे हाथ के नीचे से, मेरे वर्कशॉप में से सीख कर गए। इनमें से लाखों को मैंने बदलते हुए देखा है। हजारों के मुंह से रिपोर्टिंग सुना है कि उनमें किस ढंग से ये बदलाव हुए। अब मित्रों, ये वर्कशॉप जो है, ये वर्कशॉप 4 दिन का है। पहले 2 दिन 6 और 7 तारीख को एग्जैक्टली 6 से 10 तक वर्कशॉप चलेगा, और फिर 2 दिन 8 और 9 को 5 से लेकर तो रात को 10 बजे तक वर्कशॉप चलेगा, यानी 18 घंटे एक्चुअल वर्कशॉप होगा। और 3 दिन यानी 7, 8 और 9, ये 3 दिन दोपहर को बाकी प्रैक्टिस सेशंस हो गए। इस ढंग से ये वर्कशॉप चलने वाला है। ये वर्कशॉप में जब आप प्रवेश लेते हो तब आपको नोट्स मिलती है, और ये जो प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है उसका ऑडियो मिलता है आपको। ये वर्कशॉप 6.5 साल के बाद हो रहा है। पहले ही मेरे 2 लाख के ऊपर के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में हैं। ये वर्कशॉप लिमिटेड लोगों के लिए है, 6.5 साल बाद ले रहा हूं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। और इसीलिए जनवरी में वर्कशॉप हो रहा है 6 तारीख को,
और हम अभी से आपको बता रहे हैं ताकि आपको समय मिले, आप बुकिंग कर सके, कहीं से भी, दिल्ली से लेकर तो कहीं से भी आप इस वर्कशॉप को आ सके। मैं वर्कशॉप के बारे में डिटेल्स बाद में बताऊंगा, बाकी वर्कशॉप की जानकारी आपको पहले दे देता हूं। हम इस वर्कशॉप में क्या सीखते हैं? इस वर्कशॉप में हम सम्मोहन प्रक्रिया सीखते हैं और इस सम्मोहन प्रक्रिया के साथ में अपने आप को बदलाव अपने आप में लाए, इसलिए कौन से उपचार किस ढंग से हमें करने हैं ये भी सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं थेरेपी मेथड्स। यानी केवल हम सम्मोहन प्रक्रिया नहीं सीखते, तो ये सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग अपने आप में बदलाव लाने के लिए कैसे करें, इसकी मेथड्स भी हम सीखते हैं, थेरेपीज भी हम सीखते हैं। फिर हम हमारा व्यक्तिमत्व समझ लेते हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम में आज में जो हम हैं वो कैसे हैं। इसके लिए हम व्यक्तित्व का एक आइजेंग का चार्ट भी सीखते हैं। व्यक्तित्व क्या है ये समझने के व्याख्यान के बाद और ये आइजेंग के चार्ट के बाद हमें हमारे ही बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अच्छा व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, आइजेंग के चार्ट के जरिए हमें समझता है। हमारे ध्यान में आता है कि मुझ में क्या क्या परिवर्तन करने हैं, कैसे कैसे बदलाव मैंने अपने आप में करने चाहिए, और ये जो बदलाव अपने आप में करने चाहिए इसका प्लानिंग मैं कर सकता हूं और उस ढंग से अपने आप को बाद में प्रोग्राम कर कर अपने आप में बदलाव ला सकता हूं। इस वर्कशॉप में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हैं। जिस ढंग से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हैं और सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसके बाद में टेंशन न लेते हुए हम हमारा जीवन बहुत अच्छे ढंग से आगे चलकर जी सकते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा टेंशन का जीवन जीते आया हूं। मेरे जीवन में कई सालों तक, 20 सालों तक कम से कम, यह अवस्था थी कि रोज मैं व्याख्यान के लिए बाहर पड़ता था और आज जिंदा घर में वापस आऊंगा, यानी जहां भी मैं मुकाम कर रहा हूं वापस आऊंगा, इसकी गारंटी नहीं रहती थी। क्या होगा पता नहीं है, टेंस वातावरण रोज का है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा रिलैक्स रहता था। यह मुझे संभव हुआ क्योंकि सम्मोहन जैसी प्रक्रिया और उस ढंग से अपने आप को मैं बदल पाया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम इस ढंग से सीखते हैं, अपने आप में बाद में बदलाव कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हम रिलैक्स अवस्था में हर चीज करें, बड़ा सा बड़ा काम भी एकदम रिलैक्स अवस्था में कोई टेंशन न लेते हुए करें। फिर हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, बहुत महत्व का विषय है। चाहे पैसे उतने कमा सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा का कमा नहीं सकते हैं। जो उपलब्ध टाइम है उसका हमने बढ़िया ढंग से कैसा उपयोग करना चाहिए, ये हम इस वर्कशॉप में सीखते हैं और इसलिए हमारे आगे के जीवन का समय में बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में ला सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी एग्जैक्टली क्या है, हम यहाँ बार बार बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग एग्जैक्टली क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग एग्जैक्टली क्या होता है। मैं बहुत अमीर बनूंगा, टाटा बिरला से भी अमीर बनूंगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग है? नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तो एग्जैक्टली पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, ये हम इस वर्कशॉप में सीखते हैं। ह्यूमन रिलेशंस अच्छे कैसे रखे जाए, पति पत्नी के संबंध कैसे अच्छे रखे जाए, ये हम इस वर्कशॉप में सीखते हैं। और फिर वर्कशॉप में इटसेल्फ 12 बार हम सम्मोहन प्रक्रिया की प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आपको एडिशनल सेशंस दिए जाते हैं कि जहां आप प्रैक्टिस कर सको। इस कारण कई लोग ये बात 4 दिन में ही बहुत अच्छे ढंग से सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग करना सीख जाते हैं और उसके कुछ फायदे तुरंत उनके ध्यान में भी आते हैं। और समारोह का एक व्याख्यान है कि हमारे जीवन मूल्य क्या होने चाहिए, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। इस ढंग से ये 18 घंटे का वर्कशॉप है। ये 18 घंटे का वर्कशॉप होने के बाद में हम क्या क्या अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। हमारा स्वभाव हम बदल सकते हैं। डर आता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी टेंशन आता है, हम टची है, न्यूनगंड है, हमें डिप्रेशन है, आलस है, इन सब में हम बदलाव ला सकते हैं।
हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छे ढंग से हम बढ़ा सकते हैं। हमारी कार्यक्षमता, वर्किंग एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। कई नए गुण हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं। कई आदतें हम बदल सकते हैं। जो भी एडिक्शंस हमें है, लत है, वो लत को हम निकाल सकते हैं, एडिक्शंस को हम निकाल सकते हैं। नए स्किल्स इजीली सीख सकते हैं। हमारी लैंगिक समस्याएं हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारा आरोग्य बहुत अच्छे ढंग से हम सुधार सकते हैं। मेरा वर्कशॉप करने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि सर, हमने प्रैक्टिस अगर की ठीक ढंग से तो हमारा कॉन्फिडेंस ट्रिमेंडस बढ़ जाता है। आज तक हमारे जीवन में इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं था। हमारा आरोग्य सुधरता है। नींद की समस्या हमेशा के लिए छुट्टी पाती है और एक टेंशन विरहित आनंदी जीवन जीने का मार्ग हमें मिल जाता है। ये केवल अपने प्रैक्टिस की तो भी इतना आपको पॉसिबल होता है। और फिर जो बदलाव आप करना चाहते हो वो बदलाव तो कर ही सकते हो। अभी ये सब बातें मैंने आपके सामने रखने के बाद में आपके मन में कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल आपके मन में आएगा कि ये 4 दिन में हम में बदलाव होगा। चौथे दिन मैं हमेशा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं लेता हूं, लिखित फॉर्म में प्रतिक्रियाएं लेता हूं। उसमें कई लोग लिख कर देते हैं कि ये 4 दिन में ही हम ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो होता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 4 दिन का वर्कशॉप जो है और ये 4 दिन है जो हमने अपने जीवन से निकाल कर इसमें समय डाला है, ये इन्वेस्टमेंट, ये सीखने का समय, जिसका उपयोग हम जिंदगी भर करने वाले हैं। वर्कशॉप खत्म होने के बाद शुरुआत में 1 माह तक हमको डेली 40 मिनट्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार 20-25 मिनट और दूसरी बार 15 मिनट। ये डेली हमको 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है 1 माह तक। उसके बाद में दिन में केवल 20 मिनट, 10-12 मिनट, यानी 20 से 24 मिनट हम निकालते हैं तो काफी हो जाते हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते बैठे तो अपने पूरे जीवन को हम बदल सकते हैं। मेरी उम्र अभी 68 है। मैं अभी भी 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बोलता हूं। 3 घंटे तो कंटिन्यू लाइव सेशन लेता हूं, उसके बाद में 2 घंटे रिकॉर्ड करता हूं। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, पूरी तरह से तंदुरुस्त। यह सब मेरे लिए संभव क्यों होता है? क्योंकि मैं रेगुलरली सम्मोहन की प्रैक्टिस करता हूं। मैं बहुत कम दवाइयां अपने जीवन में लेता हूं। दवाइयों का कभी ज्यादा उपयोग नहीं करता। हालांकि अपने जीवन में व्यतीत किया है, कई सालों तक मुझे क्या खाने को मिलेगा इसकी गारंटी नहीं रहती थी, सोने को नहीं मिलता था। 4 घंटे भी सोने को मिल गया तो बहुत अच्छी बात थी। ऐसा मेरे जीवन में 12-14 साल मैंने डाले हैं। इसके बावजूद इस ढंग का मेरा शरीर आज है। ये सम्मोहन के कारण मुझे संभव हो पाया है। उन 10-12 सालों में मैं 80-90 मैं सम्मोहन की प्रैक्टिस नहीं करता था रेगुलर, कभी कभी एक आध बार करता था। लेकिन 91 से लेकर आज तक मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं और उसके फल मैं देखता हूं मेरे जीवन में। मैं डिटेल में बहुत बातें बाद में भी कहूंगा। यानी मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां हुई उन दिनों में 90 के पहले कि जिसके साथ में जीना बहुत कठिन होता है। लेकिन बगैर दवाई लिए केवल सम्मोहन उपचार के जरिए मैं पूरी तरह से तंदुरुस्ती से अपना जीवन निभा रहा हूं। मुझे नोड्यूल्स डेवलप हुए थे, कैंसरस नोड्यूल्स हुए थे। ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे ईएनटी के केएम हॉस्पिटल के चीफ ने कहा था। तब से लेकर आज तक मैं रेगुलर बोलते आ रहा हूं।
4-4 5-5 घंटे बोलते आ रहा हूं। मुझे दमा हुआ था। दवाई या लिए बिन मैं बिल्कुल कुछ घंटे भी नहीं रह सकता था। एक दिन तय कर दिया, छोड़ दिया। 91 के बाद में मैंने कभी दमा के लिए दवाई नहीं ली। ऐसी कई बातें हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से तंदुरुस्त रख सकते हो और व्यक्तित्व में भी बदलाव ला सकते हो। लेकिन ये 4 दिन आपका इन्वेस्टमेंट, इसका उपयोग आपको जीवन भर करना है। जैसा आप 4 दिन व्यायाम करोगे और एकदम दुष्ट पुष्ट बन जाओगे, यह संभव नहीं है। वैसे ही ये आपका मानसिक व्यायाम है जो आपको बाद में नियमित करना होता है। सम्मोहन मुझे जमेगा क्या, उसकी बिल्कुल आप चिंता मत करो। मैंने 2 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स को सिखाया है। उसके पहले 5000 स्टूडेंट्स पर तो मैंने प्रयोग किए सम्मोहन के, उनको डीप ट्रांस में डालकर प्रयोग किए। इतने सालों से मैं सम्मोहन की नियमित प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज भी मैं डीप या मीडियम ट्रांस में नहीं जा सकता, मैं लाइट ट्रांस में रहता हूं, लेकिन सभी फायदे अपने जीवन में सम्मोहन के मैं उठाता हूं। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से आपको कहता हूं कि आपको हर एक को इसका फायदा होगा। हर एक को सम्मोहन में जाना जमता है। डीप ट्रांस में नहीं जा पाओगे तो लाइट ट्रांस में जाओगे, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको भी इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तित्व को बदलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि मेरा व्यक्तित्व बदलने की आवश्यकता नहीं, अच्छा व्यक्तित्व है, उसने भी ये वर्कशॉप करना चाहिए। फिर उसके ध्यान में आता है कि बढ़िया व्यक्तित्व क्या होता है। फिर उसे भी प्रेरणा मिलती है कि मैंने, ठीक है मेरा व्यक्तित्व ठीक ठाक है, लेकिन इससे बढ़िया बनाना आवश्यक है, इससे बढ़िया बनाया जा सकता है। और हमारे प्रोग्रेस के लिए कोई अंतिम छोर नहीं होता है। व्यक्तित्व के प्रोग्रेस के लिए कोई भी अंतिम छोर नहीं होता है। और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर हमारा व्यक्तित्व हम बनाते जा सकते हैं। आपके मन में आएगा कि मैं इतने शायद दूर से आऊँगा, दिल्ली से पुणे आऊँगा, पुणे में आकर वर्कशॉप करूँगा और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं इतने जाहिर तरीके से आपको कहता ही नहीं कि वर्कशॉप करो। हर एक को फ़ायदा होता है। कोई अपवाद नहीं है आज तक जिसको आज तक इस वर्कशॉप का फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपके एफर्ट्स और पैसा दोनों वेस्ट नहीं जाएंगे। ये सम्मोहन सीखने से मेरा नुकसान हुआ तो सम्मोहन प्रक्रिया कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एडिशनल आप सीख रहे हो। यह आपके ब्रेन की नेचुरल नॉर्मल अवस्था है जो आप डेलिबरेटली पैदा करते हो, दैट्स ऑल। इसलिए अब दूसरी बात, सम्मोहन मैं आपको सम्मोहित करने वाला नहीं हूं। आप अपने आप को सम्मोहित कर कर प्रोग्राम करने वाले हो, यानी आप सेल्फ हिप्नोटिज्म का बाद में उपयोग करने वाले हो। इसलिए सम्मोहन से कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ना आज तक किसी का हुआ ना आपका होगा। क्या बार बार कोर्स करना पड़ता है? यह एक स्वावलंबी स्वयंपूर्ण कोर्स है। आपने ये 4 दिन का कोर्स किया और जिंदगी भर इसका उपयोग करते रहे, ये संभव है। फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मैं रिपीट करूं कोर्स तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आप कोर्स को रिपीट कर सकते हो। लेकिन रिपीट करना आवश्यक है ऐसा नहीं है। आपको लगता है टच छूट गया, मैं जाऊंगा उस वातावरण में तो फिर से उस वातावरण का मुझे फायदा मिलेगा, इसलिए कुछ लोग रिपीट करते हैं कोर्स। आप डेफिनेटली कोर्स रिपीट कर सकते हो। अगर आप कोर्स रिपीट करते हो, पहले तो हम 50% कंसेशन देते थे, लेकिन अभी ये रेगुलर वर्कशॉप नहीं चलने वाले हैं। ये वर्कशॉप अपवादात्मक होने वाले हैं। साल में एक आधा या दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर समय निकाल पाया तो। इसलिए आपको अगर वर्कशॉप रिपीट करना है तो 20% आपको कंसेशन मिलेगा।
यानी इस वर्कशॉप की फ़ी 5,000 रुपये है, तो जिनको रिपीट करना है उनको 4,000 रुपये में ये वर्कशॉप रिपीट करना संभव होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले वर्कशॉप किया, इसका प्रूफ उनको देना पड़ेगा। तो मित्रों, ये पहला वर्कशॉप है। जिनको आगे और सीखना है उनके लिए बी वर्कशॉप होगा। उसके बाद में सी कोर्स होता है, जिसको हम हिप्नोथेरेपिस्ट कोर्स कहते हैं। वो कब होगे, क्या होगे, इसके बारे में तो बातचीत बाद में होगी। अब इस कोर्स में लिमिटेड जगह है, नेचुरली लिमिटेड जगह रखनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा कि महाराष्ट्र में मेरे ही 2 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स हैं। 6.5 सालों से वर्कशॉप नहीं हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के लगातार फ़ोन आते गए। आजकल सोशल मीडिया के कारण एक दूसरे से संपर्क करना भी आसान हो गया है, क्योंकि अभी उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। इस वर्कशॉप में 13 साल से लेकर तो 80 साल के किसी भी व्यक्ति को हम प्रवेश देते हैं। स्त्रियों को, लड़कियों को, पुरुषों को, लड़कों को, सबको प्रवेश मिलता है। तो उन्हीं के कई रिश्तेदार हैं जिनको अभी वर्कशॉप करवाना है। इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप तुरंत इसका बुकिंग कीजिए। इस 4 दिन के वर्कशॉप की फीस है 5,000 रुपये। एक बार आपने 5,000 रुपये दिए कि आपको कोई पैसे देने नहीं है। आपको वर्कशॉप में आना है, वर्कशॉप करना है, और वर्कशॉप के साथ में आपको जो नोट्स मिलती है और जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है सम्मोहन की, ऑडियो उसका मिलता है, उसके ऊपर आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है। जो बाहर गांव के लोग आते हैं उनको अपने रहने के खर्चे और खाने के खर्चे उठाने हैं, उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे ये वर्कशॉप है SM जोशी सभागृह, नवी पेठ, पुणे। ये सेंट्रल एरिया है पुणे का, डेक्कन के पास का। बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, यहाँ वर्कशॉप होने वाला है। वहाँ पर 54 लोग रह सके, इसकी व्यवस्था भी है, और ये व्यवस्था बहुत सस्ती है। वे लोग 800 रुपये में रूम उपलब्ध करा देते हैं। 800 रुपये के ये रूम में 2 लोग रह सकते हैं, यानी एक दिन का एक व्यक्ति का खर्चा 400 रुपये रहने का। ये अगर बुकिंग आपको करना है तो इसके पैसे आपको स्वतंत्र देने पड़ेंगे, जिसमें हम एक पैसा भी लेने वाले नहीं हैं। ये डायरेक्टली उस व्यवस्था में चले जाएंगे। अगर आपकी डिमांड होगी और आपकी संख्या बाहर गांव के लोगों की ज़्यादा है तो वहाँ खाने की भी व्यवस्था की जा सकती है, उसका सेपरेट पैसा आपको देना पड़ेगा। या फिर आसपास काफ़ी होटल्स है तो होटल्स का भी आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस सस्ती जगह में रहना है, रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह अच्छी है, इसीलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, इसीलिए उस व्यवस्था में हम ध्यान भी डाल रहे हैं। ये शिविरों के लोग जो आते हैं उनकी रहने की ये व्यवस्था है। SM जोशी सभागृह के ही पास में है। वहाँ 27 रूम्स है, 2 बेडेड, यानी 54 लोगों की, 54 लोगों की व्यवस्था उसमें हो सकती है। जो लोग शुरुआत में यानी अपना बुकिंग करेंगे और ये भी बुकिंग करेंगे, उनके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों को होटल्स में रहना है, डेक्कन के आसपास काफ़ी होटल्स है, SM जोशी हॉल के आसपास पर डे 1500-1600 में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। आपको इजीली सोशल साइट्स पर ये होटल्स बुक कर सकते हो आप आज से, ताकि कम पैसे में ये होटल्स आपके लिए उपलब्ध हो। तो जो लोग बाहर गांव से आने वाले हैं, मुंबई से आने वाले हैं, दिल्ली से आने वाले हैं, नागपुर से आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, उनको यहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था अपने आप करनी है। ये केवल 5,000 रुपये वर्कशॉप की फीस है। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अब मित्रों, ये वर्कशॉप में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा। आज का जो व्याख्यान है उसके साथ में क्षितिज का फ़ोन नंबर आपको दिया जाएगा। जिन लोगों को इस वर्कशॉप में अपना बुकिंग करवाना है उन्होंने उनसे कांटेक्ट करना है। वो आपको बैंक अकाउंट देंगे, उस बैंक अकाउंट में आपको पैसा जमा करना है।
व्हाट्सएप के जरिए जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी कि आपका पैसा जमा हुआ है और आपका ये नंबर है, इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत लिमिटेड सीट्स है और लिमिटेड सीट्स में जितने लोग पहले बुकिंग करेंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। जो लेट आएंगे और उनके लिए जगह नहीं होगी, उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जब दोबारा कभी ये प्रोग्राम होगा, वर्कशॉप होगा, तब वो शामिल हो सकेंगे। जितनी आवश्यक जानकारी है उतनी मैंने दी है। और भी कोई आपको आवश्यक जानकारी लगे तो आप डायरेक्टली क्षितिज का फ़ोन नंबर रहेगा, उनसे संपर्क कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अब मित्रों, हम इस विषय के आखिरी हिस्से में आते हैं। हमेशा हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों भाई मैं पैदा हुआ हूं? किस लिए मैं जी रहा हूं? मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास सभी धर्मों ने किया है। फिर मोक्ष हमारे जीवन का उद्देश्य है वगैरह वगैरह, ऐसे जवाब अलग अलग धर्मों के जरिए हमें प्राप्त हुए। ये जो सवाल हर एक व्यक्ति के जीवन में निर्माण होता है, मेरे भी जीवन में निर्माण हुआ। मैं तो आध्यात्मिक था नेचर से, इसलिए मेरे जीवन में ज्यादा बड़े पैमाने पर ये सवाल खड़े होते थे। जब धीरे धीरे मुझे पता चलने लग गया कि ये मोक्ष और बाकी सब चीजें ये केवल काल्पनिक चीजें हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, तो फिर क्यों हम जी रहे हैं? हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? ये सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ और इस सवाल का मैं जवाब ढूंढते गया। उसका जो जवाब मिला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो भी प्राणी इस सृष्टि में पैदा होता है वो अपने जीवन में तीव्रता से जीना चाहता है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपोजिट परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, वो जीना चाहता है। ये जीने की चाह नेचर ने ही हमें नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा कर दिया है। हर प्राणी जीना चाहता है, इंसान भी जीना चाहता है, लेकिन कैसे जीना चाहता है? यह इंसान का जो प्रगत मेंदु है, ब्रेन है, इस ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक लिम्बिक सिस्टम होती है। यह लिम्बिक सिस्टम में फंक्शन काम करते हैं दो, एक रिवार्ड फंक्शन और दूसरा पनिशमेंट फंक्शन। जब भी हमारे जीवन में जीते वक्त हम कोई एक्शन करते हैं, कृति करते हैं, कोई बिहेवियर करते हैं, बर्ताव करते हैं या फिर कोई अनुभूति प्राप्त करते हैं, तब हमारा एक तो रिवार्ड फंक्शन जागृत होता है या फिर पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है। हमने कोई कृति की, कोई बिहेवियर किया, कोई अनुभव प्राप्त किया और हमारा रिवार्ड फंक्शन जागृत हुआ, उस कारण तो हमें बहुत आनंद होता है, सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और इसलिए वो चीज हम बार बार दोहराना चाहते हैं, वो कृति बार बार हम रिपीट करते हैं, वही बर्ताव बार बार करते हैं, उसी ढंग का अनुभव हम बार बार लेना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ये भी हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। जब भी हमारा पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है, हमें दुख होता है, दर्द होता है, हम वो कृति फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, फिर से वो अनुभव प्राप्त नहीं करना चाहते, फिर से उस ढंग का बर्ताव हम रिपीट करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें दुख नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए। ये भी हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। अभी हमारे सामने दो फैक्ट्स हैं। जो इंसान पैदा हुआ वो जीना चाहता है, किसी भी अवस्था में जीना चाहता है, जीने का पूरी तरह से प्रयास करता है, लेकिन कैसे जीना चाहता है कि बार बार उसका रिवार्ड फंक्शन जागृत हो, उसको आनंद मिले, उसको सुख मिले, उसको दर्द ना मिले, उसको वेदना ना हो, उसको दुख ना मिले। इस ढंग से वो जीना चाहता है।
यानी हमारे जीवन में हम जीना चाहते हैं, लेकिन कैसे जीना चाहते हैं कि हमेशा हमें आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, इस ढंग से हम जीना चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन का सही उद्देश्य है आनंद से जियो। इसीलिए हम पैदा हुए, मरने तक आनंद से जियो। अब मैं हमेशा कहता हूं बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आप कहेंगे सर ये पहला हमको जज गया, बी हैप्पी, आनंद से रहो, लेकिन आपने ये क्या दूसरी झंझट लगा दी, मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को भी आनंदी करो। मैं आपको कोई भी सोशल वर्क करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी दिक्कत ऐसी है कि मेरे जीवन में मैं अकेला जी नहीं सकता हूं। कोई भी इंसान अपने जीवन में अकेला नहीं जी सकता है। उसे अगर अपने जीवन में जीना है, आनंद से जीना है, तो दूसरे लोगों के साथ में उसे जीना ही पड़ता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पनिशमेंट कौन सी होती है? एकांत में जीना, आइसोलेशन में जीना। अगर किसी व्यक्ति को आइसोलेशन में जीने के लिए किसी सेल में अगर बंद कर रखे, वो या तो आत्महत्या करता है या फिर पागल होता है। दीर्घकाल वो अकेला नहीं जी सकता है। हमारे जीवन में हमें जीने के लिए दूसरों के साथ में हमें जोड़ना पड़ता है, उसके बिना हम आनंद से नहीं जी सकते हैं। अब समझिए, मुझे आनंद से जीना है, जीना भी है, मैं अकेले जी नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे दूसरे लोगों के साथ में जीना है। अब दूसरे लोगों के साथ में जीते वक्त अगर मैं उनको दुखी करूंगा तो क्या मुझे आनंद मिलेगा? आप अपने जीवन के अनुभवों को ढूंढिए, जानिए, समझिए। आपके ध्यान में आएगा कि जब भी आप लोगों को दुखी करते हो तो आपको कभी आनंद नहीं मिलता है। हमेशा आपका मन कचोटते रहता है, आपका गिल्ट आपको कचोटते रहता है, तकलीफ देते रहता है। इसलिए हमारे जीवन का यह अनुभव है कि हम अगर हमारे आसपास के लोगों को दुखी करते जाएंगे तो हमें कभी आनंद नहीं मिलेगा। मुझे अगर आनंद से जीना है तो मेरे सामने एक ही पर्याय होता है कि जितने मेरे साथ में लोग हैं उनके जीवन का आनंद बढ़ाने का मैंने प्रयास करना चाहिए। वे आनंदी बने ना बने ये उनके हाथ में, लेकिन कम से कम मेरे साथ में जो लोग जी रहे हैं उनको आनंदी बनाने का मैं प्रयास करूंगा तो मुझे भी आनंद मिलेगा, मेरा आनंद द्विगुणित होगा, उन्नत होगा, मुझे बहुत अच्छा एक आनंद प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों मैं कहता हूं बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, ये आपके और मेरे जीवन का सही में मूल्य है। ये मेरे जीवन का मूल्य मैंने बनाना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। मेरे जीवन का सही माने में ये उद्देश्य है। और मैं आपको अभी कहूँगा, आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो आनंद से जीना है, लेकिन क्या करूँ, इतने दुख आसपास है, कैसे मैं जी सकता हूँ आनंद से? मुझे लगता है कि मेरे इतना कठिन जीवन बहुत कम लोगों को जीना पड़ता है। इतना टेंशन भरा जीवन बहुत कम लोगों को जीना पड़ता है। आज भी मैं हिट लिस्ट पर हूँ, कब मारा जाऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बावजूद मैं बहुत आनंद से अपने जीवन में जी सकता हूं, क्योंकि मित्रों आपको आनंद से जीना है, नहीं जीना है, यह आपके हाथ में है। हिप्पोक्रेटस ने 2400 साल पहले, जो फादर ऑफ मेडिसिन था हिप्पोक्रेटस, इसने 2400 साल पहले कहा था कि इंसान का सुख और दुख उसके दिमाग में से निर्माण होता है। अगर एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे आनंद से जीना है तो मुझे कोई दुनिया का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है। चाहे मुझ पर टीका करेगा, गालियां देगा, गाली गलौज करेगा, जब तक वो मेरा अस्तित्व खत्म नहीं करता है तब तक मुझे कोई दुख से जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। आनंद से जीना मेरे हाथ में है। इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स मेरे जीवन में चाहिए, और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है ये प्राप्त करने का अवसर बहुत सुंदर तरीके से आपको इस वर्कशॉप के जरिए प्राप्त होने वाला है। इसलिए ये वर्कशॉप करने के बाद अगर सही माने में आप इस वर्कशॉप को आत्मसात कर पाए,
इसका सही माने में आप अगर इसका उपयोग कर पाओ तो अपने जीवन में आप बहुत अच्छे ढंग से आनंद से जी पाओगे। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी अपने जीवन का सही माने में हिस्सा बना पाओगे।